तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। स्वर्ड किंग की फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके के साथ होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाते हैं जो कि अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर शुई फैमिली के पैट्रियार्च से मिलने के लिए आता है, जिसे वो अपना अंकल ही मानता है। तो हमारे हीरो का नाम चू जिंगजुन है और मैं इसे फ्यूचर में जुनजी कहूंगा क्योंकि इसकी होने वाली वाइफ इसको जुनजी कहती है, तो फिर जुनजी ज्यादा इजी रहेगा। तो जुनजी जैसे वहाँ पर अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरता है तो शुई फैमिली के सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं जरा देखो तो सही, ये अनाथ बच्चा यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लगता है कि ये शुई फैमिली के पैट्रियार्च से खाना मांगने के लिए आया होगा या फिर भीख मांगने के लिए आया होगा। जबकि उनमें से कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ये चू फैमिली का यंग मास्टर है जो कि अब खत्म हो चुकी है। कभी चू फैमिली जहाँ की बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, ये फैमिली एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी। उस वक्त शुई फैमिली के पैट्रियार्च ने अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ करने का वादा किया था। लगता है कि ये लड़का यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया होगा। तो हमारा जुनजी भी सीधा जाकर दरवाजे के पास खड़ा होता है। दरवाजे पर जो गार्ड खड़ा होता है वो उसे कहता है पैट्रियार्च तुमसे मिलने के लिए अंदर इंतजार कर रहे हैं, अंदर चले जाओ, वो तुमसे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। जुनजी उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे बताओ कि कहाँ पर जाना है। वो उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। तो अंदर उनके एल्डर्स भी खड़े होते हैं जबकि सामने पैट्रियार्च अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं जिनका नाम शुई चोंग जियान होता है। तो जुनजी उनके पास जाता है और उनसे कहता है प्लीज अंकल मुझे माफ करना, आपको इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। तो उसके अंकल सोच रहे होते हैं ये चू जिंगजुन यहाँ पर क्या कर रहा है और ऊपर से ये मेरे सामने इस तरह बोल्डली कैसे बात कर रहा है। आज से पहले तो जब ये मुझे देखता तो ये डर के मारे वहाँ से रास्ता बदल लेता था या फिर अपना मुंह छुपा लेता था कि आज ये यहाँ पर इतनी हिम्मत के साथ मेरे सामने क्यों खड़ा है। पैट्रियार्च शुई उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं मेरे भतीजे तुम्हें पता है ना कि मेरी बर्थडे में भी काफी सारे दिन बाकी है, तुम आज यहाँ पर पहले क्यों चले आए हो, क्या तुम मुझे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए आए हो। तो जुनजी उनसे कहता अंकल लगता है कि आपने मेरे यहाँ पर आने को गलत समझ लिया। मैं यहाँ पर आपकी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए नहीं आया बल्कि मैं यहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। आपको ये बात तो याद ही होगी। कल इसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आए हो। जुनजी उनको याद दिलाता है। वो कहता है आज से पूरे 17 साल पहले आपने यानी कि शुई फैमिली वालों ने एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन का सामना किया था, आपके ऊपर अटैक हुआ था जबकि मेरे फादर ने चू फैमिली के पैट्रियार्च थे, उन्होंने आपकी जान बचाई थी और आपकी जान बचाने के बदले में आपने उनसे वादा किया था आप अपनी फैमिली की लड़की की शादी मेरे साथ करेंगे यानी कि चू फैमिली के यंग मास्टर के साथ करेंगे। मुझे लगता है कि आपके इस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है। पैट्रियार्च शुई उसे कहते हैं हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है, उस साल जो कुछ भी हुआ था हम लोग उस बात को नहीं भूले। तुम्हारे फादर ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी और मेरी शुई फैमिली के पैट्रियार्च ने उस वक्त फैमिली के पैट्रियार्च ने तुम्हारी फैमिली पैट्रियार्च के साथ ये वादा किया था कि हम दोनों आपस में मैरिज अलायंस में बनेंगे। लेकिन तुम्हारे फादर का कुछ भी अता पता नहीं है, तुम्हारे फादर पता नहीं कहाँ पर चले गए और वो अभी तक वापस नहीं आए। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर के वापस आने तक हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। तो जुनजी उनसे कहता है अंकल तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे फादर कभी वापस ही नहीं आते तो फिर आप कभी भी मेरी शादी नहीं होने देंगे। पैट्रियार्च शुई उसे कहते हैं लड़के तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। तो जुनजी उनसे कहता है तो अंकल आपके कहने का मतलब क्या है, क्या आपको पता है कि मेरे फादर इस वक्त कहाँ पर है और आप मुझे बताना नहीं चाहते। अंकल उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं पता है कि तुम यहाँ पर अपने रास्ते से भटक रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो यहीं पर शुई फैमिली की यंग गर्ल भी आ जाती है, यंग मिस आ जाती है। वो कहती है लड़का यहाँ पर कब से बकवास किए जा रहे हैं और आप सभी लोग इसकी बातों को सुनते जा रहे हैं। साथ ही वो चू जिंगजुन से कहती है जुनजी तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। क्या तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है, तुम एक बेकार लड़के हो जबकि मैं इस पूरे सिटी की एक टैलेंटेड और जीनियस लड़की हूँ। मैं शुई कियान एक जीनियस लड़की हूँ और जो भी मेरे दिल को जीतेगा वो भी एक जीनियस लड़का होगा, तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम एक कचरे हो। यहाँ पर इन दोनों की कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। जुनजी के कल्टीवेशन लेवल टेम्परिंग बॉडी 3 ह्यूमंस लेवल पर है। तो इसके पास जो मार्शल स्पिरिट है वो सबसे ज्यादा यूजलेस मार्शल स्पिरिट है, वो एक तलवार है। शुई कियान के बारे में बताया जाता है कि उसके पास जो कल्टीवेशन लेवल है वो टेम्परिंग बॉडी 9 ह्यूमंस है। इसके अलावा उसके पास जो स्पेशल मार्शल स्पिरिट है वो ग्रेड 4 की मिस्टिक वाटर फॉक्स है। शुई फैमिली के बाकी के सारे एल्डर्स और लोग भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और हमारे जुनजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं तुम तो एक मेंढक की तरह जो कि एक बोगले के साथ शादी करना चाहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तुम एक कचरे हो और कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं, और यहाँ पर आकर तुम हमारी यंग मिस के ख्वाब देख रहे हो। शुई कियान भी हंसना शुरू कर देती है और जुनजी से कहती है जुनजी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस ख्वाब को भूल जाना चाहिए, हम दोनों की शादी कभी भी नहीं होने वाली, इसलिए मेरे पीछे आना छोड़ दो। जुनजी हल्का सा मुस्कुराता है और शुई कियान से कहता है तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सेल्फ इम्पोर्टेंस दे रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। सुनने के बाद शुई कियान गुस्सा भी होती है और साथ ही सोच रही होती है अब इस बात का क्या मतलब है। जुनजी उसे कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ मैरिज प्रपोजल लेकर, लेकिन मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं शुई कियान के साथ शादी करना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैं यहाँ पर किसी और के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ। ये बात सुनते ही शुई कियान काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। हमारा जुनजी अपने अंकल पैट्रियार्च से कहता है अंकल पैट्रियार्च मैं यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ वो शुई कियान के लिए नहीं है बल्कि मैं सेकंड एल्डेस्ट डॉटर के लिए आया हूँ, इसका नाम शुई लियू जियांग है। जैसे हमारा जुनजी वहाँ पर शुई लियू जियांग का नाम लेता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि शुई लियू जियांग वो एक
बहुत ही कचरा सी लड़की है और जहाँ पर इनके लिए नौकरानी का काम करती है। हालांकि वो शुई फैमिली की ही मेंबर है। ये बात सुनने के बाद शुई कियान बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, तुम जहाँ पर एक ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जो कि हमारे नौकरों का काम करती है, तुम्हें लगता है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। माना शुनजी उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम अपने आप को ल्यू जियांग के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुम मिट्टी हो जबकि वो आसमान है। ऊपर से तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम मेरी जू फैमिली में शादी कर सको। मेरी जू फैमिली का सर्वेंट भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। तो अगर ल्यू जियांग की तरह भी दिखाते हैं तो हमारी हीरोइन ल्यू जियांग वहाँ पर झाड़ू लेकर खड़ी होती है। वो जब ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। माना शुनजी सीधा उसके पास चला जाता है, जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और साथ ही वो सोच रहा था, ल्यू जियांग मैं अपनी इस लाइफ में तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं करने दूंगा। यानी कि पिछली लाइफ में इस बेचारी को बहुत ही दर्दनाक मौत मिली थी और इस लाइफ में इसको बचाना चाहता है। तो शुई कियान अपने फादर से कहती है, फादर एक हमारी शुई फैमिली का कचरा है और दूसरा जू फैमिली का कचरा है, तो जहाँ पर इन दोनों का मैच तो हीवंस की तरफ से बना है। मुझे लगता है कि इन दोनों को यहाँ पर शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ल्यू जियांग की शादी इसके साथ कर देनी चाहिए। तो ये लड़का यहाँ पर इसके साथ शादी करके बहुत ज्यादा खुश है, तो फिर हमें इसके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। पैट्रियार्क जुनजी से कहते हैं, बेटा मुझे यहाँ पर एक बात को क्लियर करो, क्या तुम वाकई में ल्यू जियांग से शादी करना चाहते हो? ये बात मुझे यहाँ पर लिख कर देना होगी। हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करेंगे, उसके बाद तुम्हारा हमारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तुम दोबारा आकर हमारे साथ इस मैरिज अलायंस की बात नहीं करोगे। तुम्हें एक और बात बता दूं, अगर तुम ल्यू जियांग के साथ शादी करते हो तो मेरी शुई फैमिली से तुम्हें कुछ भी बेनिफिट हासिल नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक लोली सर्वेंट है। जुनजी आगे ससना शुरू कर देता और कहता, अंकल मैंने यहाँ पर बेनिफिट की बात की कब है? ये बेनिफिट मेरे लिए बहुत ज्यादा है कि मैं यहाँ पर ल्यू जियांग से शादी करने वाला हूँ। आप बस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। फिर साथ ही हमारा जुनजी उसे कहता है, आपको यहाँ पर सभी के सामने अनाउंस करना होगा कि आज के बाद से ल्यू जियांग का तुम्हारी शुई फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। कि बाद ये चू फैमिली की बहू होगी और जो मेरे साथ शादी करके यहाँ से जाने वाली है। जहाँ पर मैं तुम्हें इस बात का वादा दूंगा कि आज के बाद हमारा चू फैमिली का तुम्हारी शुई फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा और मैं ना ही आकर दोबारा मैरिज प्रपोजल की तुमसे बात करूंगा। साथ ही हमारा जुनजी ल्यू जियांग से कहता है, ल्यू जियांग क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो उसे कहती है, जुनजी हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो पैट्रियार्क कहते हैं, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मेरे भतीजे को यहाँ पर किसी से प्यार है और उससे शादी करना चाहती है, चलो जल्दी से पेन और इंक लेकर आओ और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आओ। वो लोग जल्दी से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं और उसे कहते हैं, चलो यहाँ पर आकर साइन करो। शुई कियान भी उसे कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, दोनों ही गरीब और थके हुए कचरे हो। जी आगे बढ़ता है, जाकर पेपर के ऊपर साइन कर देता और कहता है, जी यहाँ पर शुई कियान को चैलेंज करता है और उसे कहता है, आज से ठीक 1 साल के बाद तुम देखना यहाँ पर डायनेस्टी का 5 मार्शल हाउसेस ओपन सिलेक्शन होने वाली है। उस वक्त मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन यहाँ पर किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कचरा है। शुई कियान भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, क्या वाकई में ये 1 साल के बाद इतना बदल सकता है कि ये मुझे हरा दे? ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही वो अपने आप में कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर 10 साल गुजर जाए या फिर 100 साल गुजर जाए, ये कभी भी मेरे लेवल तक नहीं पहुँच सकता। हमारा शुनजी तो काफी रोमांटिक अंदाज में अपनी वाइफ को वहाँ से उठाकर बाहर की तरफ निकलता है। वो अपनी वाइफ को उठाकर अपने घर की तरफ चल रहा होता है, जबकि वहाँ पर जितने लोग होते हैं गली में वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं और कहते हैं, कचरे ने कचरे से शादी कर ली। हमारा शुनजी अपनी वाइफ को लेकर अपने घर में वापस आता है। वो उसे कहता है, चलो ठीक है ल्यू जियांग आ जाओ, आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। आज से तुम चू फैमिली की एक मेंबर हो। आज के बाद तुम्हारा नाम चू ल्यू जियांग होगा। दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं और अपने घर की तरफ देखती हैं। ल्यू जियांग यहाँ पर चू फैमिली के घर की तरफ देखती है और उसे याद आता है पास्ट की मेमोरीज, जब यहाँ पर चू फैमिली जहाँ की सारी सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी। यहीं पर हमें बैकग्राउंड सीन भी दिखाए जाते हैं कि कभी ये फैमिली जहाँ की सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती थी, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो इनका घर भी टूट फूट चुका है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, किसी ने चू फैमिली के खिलाफ साजिश की और इनके जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी को एक ही बार में मार डाला और उनके मरने के साथ ही जुनजी की मदर कहीं पर गायब हो गई और उसके फादर जुनजी की मदर को ढूंढने के लिए चले गए और आज तक वो वापस नहीं आए। उनका कभी पता नहीं चल सका कि वो उसकी मदर को ढूंढने के लिए कहाँ गए हैं। उसके बाद जुनजी बेचारा अकेला रह गया। ये एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन इसे यहाँ पर सभी लोगों की बुलीनेस को बर्दाश्त करना पड़ा। अकेला यहाँ पर क्या कर सकता था? उसके फैमिली के जितने भी एक्सपर्ट्स और एल्डर्स थे वो सारे के सारे तो पहले से मारे जा चुके थे। अकेला जुनजी यहाँ पर इन सभी लोगों की बातों को बर्दाश्त करता रहा और यहाँ तक पहुंचा। जुनजी अपने घर को देखकर वहाँ पर ये सारी मेमोरीज सोच रहा होता है, जबकि उसी वक्त ल्यू जियांग उसे कहती है, जुनजी तुम किस बारे में सोच रहे हो? जुनजी उसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए जल्दी में चला गया और मैं इस बारे में भूल गया था कि घर को रिपेयर भी करना है। ऐसे टूटे फूटे घर में मेरे साथ रहना होगा। ल्यू जियांग उसे कहती है, तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए वहाँ पर गए, सभी के सामने मुझसे शादी की बात की है। मैं तुम्हारे साथ इस टूटे फूटे घर में तो क्या झोंपड़ी में भी रह सकती हूँ। अरे जुनजी के पास एक नटखट सा नौकर भी है। वो वहाँ पर सामने से भागता हुआ आ रहा था और उसने हाथ में एक मुर्गी पकड़ी होती है। वो भागता हुआ आता है और कहता है, यंग मास्टर मैं एक मुर्गा पकड़ कर लाया हूँ, चलो जल्दी से इस मुर्गे को पकड़कर आज सेलिब्रेट करते हैं। आज रात हम लोग तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे। जुनजी उसे कहता है, जाहू ये तुम क्या कर रहे हो और तुम किसका मुर्गा पकड़ कर ले आए हो? तो जाहू से कहता है, यंग मास्टर अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो अब तक मैं भूख के मारे सड़क के ऊपर मर चुका होता। ये तो सब कुछ तुम्हारी वजह से है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुमने मुझे अपने घर में नहीं रखा होता और खाना पीना नहीं दिया होता तो मैं मर चुका होता। जुनजी उसे कहता है, अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, फिर जाओ जाकर इस मुर्गे को पका कर लाओ, हम सभी लोग मिलकर इस मुर्गे को सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें टेबल का दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग
लोग पेट भरकर उसकी कड़ी बनाते हैं और फिर उसको खा जाते हैं। सभी लोग अपना पेट भरकर बैठे होते हैं। आज का खाना यंग मास्टर जुंजी ने पकाया होता है और उसे कहता है, यंग मास्टर तुम्हारे कुकिंग स्किल्स तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैंने तो पेट भरकर खाया है। लिu जियांग ने भी वहाँ पर पेट भरकर खाना खाया होता है। जुंजी अपनी वाइफ से कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं सिर्फ इसी तरह ही खाना पका सकता हूँ, इससे ज्यादा अच्छा मुझे बनाना नहीं आता। वो उसे कहती है, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहीं पर जाओहा जुंजी की वाइफ से कहता है, मैडम अब जबकि तुम दोनों की शादी हो गई और तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो मुझे लगता है कि आज रात तुम दोनों का एक ही रूम में बंदोबस्त करना चाहिए, तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सोने वाले हो। ये बात सुनते ही लिu जियांग बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और भागती हुई कहती है, नहीं नहीं, मैं किसी को भी अपने रूम में नहीं आने दूंगी, ये मेरे रूम में नहीं आएगा, मैं जा रही हूँ। वो जल्दी से जाकर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। जबकि जाओहा अपने यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्पेयर की भी है, अब रात के वक्त दरवाजा खोलकर अंदर चले जाना। पर हम लोग एपिसोड 1 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे हमारे जुंजी की लाइफ में और कौन कौन से एडवेंचर आने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो फर्स्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपनी वाइफ को शादी करने के बाद अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद उनका नौकर उनके लिए मुर्गी पकड़ कर लाता है, जिसको पकाकर वो लोग मजे से खाते हैं और उसके बाद वहाँ पर दोनों के एक रूम में रहने की बात करता है। लिu जियांग जल्दी से भागती हुई रूम के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ पर जाओहा हमारे जुंजी से कहता है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्पेयर की है, उस की को लेकर रात को वक्त दरवाजा खोला और अंदर चले जाना। और साथ ही जाओहा वहाँ पर बड़ी गंदी गंदी इमेजिनेशंस कर रहा होता है। जुंजी उसके सर में जबरदस्त पंच मारता और कहता है, बेवकूफ, तुम यहाँ पर किस तरह की गंदी बातें सोच रहे हो, तुमने तो यहाँ पर स्पेयर की भी छुपा कर रखी हुई है, कहीं तुम रात के वक्त मुझे भी सोते हुए तो नहीं देखते। अब हम मार खाने के बाद उसे कहता है, यंग मास्टर मुझे पता चल गया है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है, अब मैं बंद दरवाजे के पीछे बैठकर अपने गुनाहों के ऊपर जाकर पछतावा करने वाला हूँ। जुंजी उसे कहता है, चलो जल्दी से वापस आओ। वो उसे कहता है, यंग मास्टर क्या हुआ, क्या तुमने इरादा बदल लिया, क्या मैं जल्दी से तुम्हारे लिए चाबी लेकर आऊँ? जुंजी कहता है, बेवकूफ ये बात नहीं है, मैं कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लिu जियांग का तुम ध्यान रखना। जाओहा उसे कहता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं मैडम का ख्याल रखूंगा। हमारा जुंजी उसे छोड़कर अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर वो बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके पास एक स्पेशल स्टोन होता है जिसको रेजुरेक्शन स्टोन कहा जाता है या फिर रीइंकार्नेशन स्टोन कहा जाता है। इसी रीइंकार्नेशन स्टोन की मदद से वो कई हजार साल आगे अपनी जिंदगी गुजारने के बाद मरने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है, जैसे कि बाकी की सारी स्टोरीज में हमेशा होता है। कि सीरीज में भी ऐसा ही होता है कि काफी हजारों साल आगे जिंदगी गुजारने के बाद ये लोग वापस से अपनी 16-17 साल की उम्र में दोबारा रीइंकार्नेट हो जाते हैं। और यहाँ पे भी वही कहानी है। मुझे यहाँ पर उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, प्रीवियस लाइफ में इसी स्टोन ने मेरी जान बचाई और मैं वापस से अपनी इस लाइफ में रीइंकार्नेट हो पाया हूँ। इसको जिस बंदे ने मारा था उसका नाम जाओ जिंगटियान है। जी कहता है, जाओ जिंगटियान ने एक बार मेरी जान बचाई थी और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के ब्रदर बन गए। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरे खिलाफ एक प्लान बना रहा है और लास्ट पर वही बंदा होगा जिसकी तलवार मेरी बॉडी के अंदर दंसेगी। प्रीवियस लाइफ में जाओ जिंगटियान ही वो बंदा था जिसने इसको मार दिया था, उसके बाद दोबारा रीइंकार्नेट हुआ है। जी कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास ये वाला स्पेशल क्रिस्टल था। इस स्पेशल क्रिस्टल की मदद से और जिंगटियान के मुझे मारने के बाद मैं इस रीइंकार्नेशन स्टोन को यूज करते हुए वापस से अपने 16 साल की उम्र में दोबारा रीइंकार्नेट हो गया हूँ। साथ ही वो कहता है, जी कहता है, अपनी पिछली लाइफ में मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं इसी दिन शुई फैमिली में उनकी बेटी की शादी के लिए प्रपोजल की बात करने के लिए गया था, लेकिन उस वक्त मैं शुई कियान से शादी की बात करने के लिए गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा और मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। और उसके बाद उनकी नौकरानी लिu जियांग थी जिसने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, यहाँ तक कि वो मुझे मेडिसिन देती और मेरी इंजरीज को हील होने तक वो मेरे साथ रही। के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उसे अपने साथ लेकर टुन डायनेस्टी के डिफरेंट प्लेसेस पर गया। हम लोग बहुत सारी जगहों पर गए, लेकिन एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर एक मॉन्स्टर ने मेरे पर अटैक किया। मेरी जान बचाने के लिए लिu जियांग उस मॉन्स्टर के सामने आ गई और उस मॉन्स्टर ने उसको मार दिया और उस मॉन्स्टर के हाथों वो लिu जियांग की मौत हो गई। लेकिन इस लाइफ में मैं चाहता हूँ कि मैं लिu जियांग को अपनी वाइफ बनाकर उसे बहुत ही अच्छी जिंदगी दे सकूं। इस लाइफ में मैं जो कुछ उसे नहीं दे सका इस लाइफ में उसे जरूर दूंगा और इस बार मैं किसी भी मॉन्स्टर के हाथों से लिu जियांग को मरने नहीं दूंगा। टुनजी कहता है, लगता है कि पैट्रियार्च अंकल को लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता मेरे फादर कहाँ पर है। ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। ये पैट्रियार्च शुई फैमिली के पैट्रियार्च और साथ में युन मार्शल अकेडमी वालों, इन लोगों का काम है। इन लोगों ने मिलकर मेरे फादर को गायब किया है। युनजी कहता है, मैं युन में मार्शल स्कूल वालों का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी पावर ज्यादा है, उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन शुई फैमिली वाले, मैं इनका तो बिगाड़ सकता हूँ। मुझे इनसे बदला लेना है तो सबसे पहले इन्हीं से बदला लिया जाएगा। युनजी कहता है, तो मेरे पास जो
स्पेशल रिइंकार्नेशन स्टोन है, इसका स्पेशल फायदा ये है कि इसके अंदर अपनी एक स्पेस है। उस स्पेस के अंदर अगर मैं टाइम गुजारूंगा बाहर के एक दिन के वहाँ पर 5 दिन के बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि मैं अंदर जाकर काफी सारी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, बाहर सिर्फ एक ही दिन गुजरेगा। तो यहाँ पर अपने स्टोन के अंदर चला जाता है और स्टोन के अंदर जाने के बाद वहाँ पर उसने एक बुक भी रखी होती है जो कि उसकी प्रीवियस लाइफ से है। इसके अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी हुई है। जुंजी कहता है मैं इस वक्त बॉडी टेम्परिंग राम के तीसरे लेवल पर हूँ, मुझे 7 लेवल्स और ज्यादा अचीव करने होंगे तब जाके मैं स्पिरिट राम में पहुंच पाऊंगा। इन डायनेस्टी की मीटिंग में 1 साल के बाद जो होने वाली है उसमें मैं सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैरान करने वाला हूँ। हमारा जुंजी सारी रात वहीं पर स्टोन के अंदर रहकर अपनी कल्टीवेशन को पूरा करता है, जबकि अगले दिन सुबह सुबह चू फैमिली का एक और यंग मास्टर वहाँ पर आता है जो कि इसका रिश्ते में कजन ही लगता है। वो दरवाजे के ऊपर किक मारता है, दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है चू जुंजी तुम कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ। तुम यहाँ पर बाहर नहीं आते तो उसके बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे पर जरा भी तरस नहीं खाया, क्योंकि मैं तुम्हारे पर तरस नहीं खाने वाला। हमारा जुंजी जल्दी से बाहर निकलता है और उसे कहता है चू जैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस बात का क्या मतलब है, तुमने हमारा दरवाजा क्यों तोड़ दिया। जैंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है जुंजी तुम हमारे पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो, तुमने शुई फैमिली के घर जाकर एक नौकरानी से शादी कर ली, तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है, तुमने हमारी चू फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये तो एक नौकरानी है, पता नहीं इसका कैरेक्टर भी ढीला होगा, तुमने इसके साथ शादी क्यों की। जल्दी से पैट्रियार्च की सील हमारे हवाले करो, तुम पैट्रियार्च के बेटे होने के लायक नहीं हो, ना ही हमारे अगले पैट्रियार्च होने के लायक हो। इसी वक्त हमारा जुंजी आगे बढ़ता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है ये वाला थप्पड़ मेरी बीवी को इंसल्ट करने की वजह से, तुमने मेरी बीवी को यहाँ पर कैरेक्टरलेस कैसे कहा। चू जैंग भी इस बात से काफी गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो बॉडी टेम्परिंग राम के 3rd लेवल पर है कि मैं बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर हूँ, फिर ये मुझे यहाँ पर इतनी जोर से थप्पड़ कैसे मार सकता है। हमारा जुंजी उसे फिर से एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है ये वाला थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि तुम एक थप्पड़ खाने के बाद तो मारने वाले हो नहीं, इसी वजह से मैंने तुम्हें एडवांस में दूसरा थप्पड़ भी मार दिया। जुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है चलो अब जल्दी से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं मारने वाला। जबकि चू जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो उसे कहता है जुंजी तुमने यहाँ पर हद पार कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। साथ ही वो वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है, वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि सिंगल हॉर्न फ्रेंजी काउ होती है, कि वो एक बड़ी सी गाय होती है जिसके सर के ऊपर एक सिंगल हॉर्न होता है, एक सींग होता है, इसकी स्पेशल मास्टर स्पिरिट होती है। वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है और हमारे जाउची से कहता है, जाउची ने जुंजी से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तुम तो एक बेकार लड़के हो। उसके ऊपर मास्टर स्पिरिट से अटैक करता है तो वहाँ पर एक धमाका होता है, जुंजी अपनी वाइफ को लेकर पीछे की तरफ जंप करता है कि चू जैंग हंस रहा होता है और उसे कहता है तुम एक कचरे थे और आज भी एक कचरे हो जिसके पास कोई भी मास्टर स्पिरिट नहीं है, तो अब जल्दी से अपनी गोल्डन सी को मेरे हवाले करो क्योंकि तुम हमारे पैट्रियार्च होने के लायक नहीं हो। तो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जबकि उसी वक्त जुंजी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और नीचे की तरफ से होते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है चू जैंग उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर जाकर गिरता है, अपने दोस्तों के साथ टकराता है और वो तीनों ही बाहर गिर जाते हैं। फिर जुंजी उसी के हाथ से उसकी तलवार को भी छीन लेता है, उसकी तलवार को छीनने के बाद वो उसे उसकी तरफ फेंक देता है। वो तलवार सीधी जाकर उसकी टांगों के बीच जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उस बेचारे का मुर्गा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है। चू जैंग बेचारे के तो पसीने छूट चुके होते हैं, वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा कैसे बदल गया, ये तो हमारी चू फैमिली का कचरा था। चू जैंग वहाँ पर उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है लड़के तुमने यहाँ पर हमें धोखा दिया, मुझे नहीं बल्कि पूरी फैमिली को धोखा दिया, तुमने अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा। 3 दिन के बाद हमारी फैमिली मीटिंग में देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, आज मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा जुंजी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता और कहता है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ। जुंजी अपने दोनों दोस्तों के साथ बड़ी स्पीड से वहाँ पर भागना शुरू करता है, जबकि उसका मुर्गा उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। इन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद जुंजी की वाइफ उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जुंजी उसे कहता है नहीं, ये सभी लोग कब से मेरी गोल्डन सील के ऊपर नजर रखे हुए हैं, मैं पैट्रियार्च का बेटा था और मेरे पास उनकी गोल्डन सील है, ये वो सील मुझसे हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी ये सील नहीं दूंगा। ल्यूसियांग उसे कहती है लेकिन 3 दिन के बाद फैमिली क्लैन मीटिंग होने वाली है, उसमें तुम क्या करोगे। वो उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैंने पहले से प्लान बनाया हुआ है। हमारा जुंजी फिर से अपनी कल्टीवेशन रूम में चला जाता है और कल्टीवेशन रूम में जाने के बाद वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि एक स्वर्ड होती है, लेकिन वो टूटी फूटी तलवार होती है, उसके ऊपर काफी सारे क्रैक्स पड़े होते हैं। जुंजी कहता है मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चू जैंग के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो भी एक 2nd ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है, वो एक बहुत ही पावरफुल काउ है, लेकिन मेरे पास जो मास्टर स्पिरिट है वो एक टूटी फूटी दराड़ों वाली ये वाली तलवार है। जुंजी कहता है मुझे लगता है कि मेरी तलवार कुछ ज्यादा ही बेकार है, अगर मैं मार्केट से जाकर कोई आयरन की तलवार खरीदूंगा तो वो भी ज्यादा बेहतर होगी इस तलवार से। जुंजी अपने पास एक बुक निकालता और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी प्रीवियस लाइफ से मेरे पास ये वाली एक नेमलेस टोम है, इस किताब के अंदर कुछ ऐसे तरीके लिखे हुए हैं जिससे मैं दूसरे लोगों की मास्टर स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, उनको अपना बना सकता हूँ। यहाँ पर ये मैं मास्टर स्पिरिट के बारे में बताता है कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसकी बॉडी के साथ उसके अंदर एक मास्टर स्पिरिट भी पैदा होती है, जब उसे अवेकन किया जाता है तब उसको यूज किया जा सकता है। हर इंसान की बॉडी के अंदर जब ह्यूमन एंड अर्थ की पावर जाती है तो वो अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन करता है और उसी मास्टर स्पिरिट के रिलेटेड वो मार्शल आर्ट्स को कल्टिवेट कर सकता है। दुनिया में
बहुत सारी मार्शल स्पिरिट्स हैं, लेकिन इन सारी की सारी मार्शल स्पिरिट्स को इनकी क्वालिटीज और इनकी पावर के लिहाज से 9 लेवल्स में तकसीम किया जाता है। इनमें से जो लेवल 1 की मार्शल स्पिरिट होती है वो सबसे कमजोर और कचरा समझी जाती है, जैसे कि मेरे पास ये तलवार है, जबकि सबसे हाईएस्ट लेवल की 9 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट होती है। जितनी ज्यादा आपकी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा आपकी कल्टीवेशन स्पीड ज्यादा होगी। आपके पास 9th लेवल की मार्शल स्पिरिट है तो आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। जैसे कि हमारी शुई क्यानजुई है, शुई क्यानजुई उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ बढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि उसके पास जो मार्शल स्पिरिट है, उसके पास जो वाटर फॉक्स है, एक ग्रेड 4 की मार्शल स्पिरिट है। और जुंजी ये सारी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है कि उसके पास जो तलवार है वो इतनी बेकार क्यों है। वो वहीं पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। उसकी उस नेमलेस टॉम के अंदर जो मेथड लिखा होता है उसको यूज करते हुए उसको लेवल अप करने की कोशिश कर रहा होता है। जब उसके अंदर एनर्जी को इंसर्ट करता है तो उसकी तलवार हील हो जाती है, उसके अंदर जितने भी ब्रैक्स होती हैं वो सारे के सारे फिल हो जाते हैं। जुंजी कहता है उस नेमलेस मार्शल टॉम के अंदर जो तरीका लिखा हुआ था उसको यूज करने पर ना सिर्फ मेरी कल्टीवेशन बढ़ी है बल्कि ये तलवार भी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। जुंजी कहता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद फैमिली क्लैन मीटिंग होने वाली है। अगर मैं रीइंकार्नेशन स्टोन को यूज करता हूँ स्पेशल स्पेस को, तभी मुझे 15 दिन मिलेंगे और 15 दिन के अंदर अपने आप को ब्रेक थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैसे की जरूरत है ताकि मैं अपने लिए स्पेशल मेडिकल हर्ब्स यूज कर सकूं और स्पेशल कल्टीवेशन पिल्स खरीद सकूं ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। जुंजी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि अब मुझे अपने दूसरे प्लान के ऊपर काम करना होगा। वो अपने पास एक पेपर निकालता है और उस पेपर के ऊपर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को लिखना स्टार्ट करता है। जुंजी कहता है मेरी पिछली लाइफ में मुझे काफी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक अभी भी याद है, इनमें से एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मैं यहाँ पर लिखकर इसको बेच सकता हूँ ताकि मैं इसके बदले में काफी सारे सिल्वर कॉइंस हासिल कर सकूं। उसके बाद मैं अपने लिए मेडिकल हर्ब्स खरीद सकता हूँ। जुंजी यहाँ पर एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को लिखने वाला है। जुंजी यहाँ पर जिस स्पेशल टेक्निक को यहाँ पर लिखने वाला है उसको जेड रिपल 9 ओवरलैपिंग वेव कहा जाता है और ये एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की टेक्निक है। हमारे जुंजी ने यहाँ पर उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को उस बुक के अंदर लिखकर उसको वहाँ पर क्लोज कर दिया और एक बुक बना लिया ताकि किसी को पता ना चले कि इसने अभी अभी इस टेक्निक को यहाँ पर इसके ऊपर लिखा है। मार्केट में जाकर इसको बेचने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को बेच पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा हीरो जुंजी अपने पास एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को एक किताब के ऊपर लिख लेता है और उसकी एक बुक बना लेता है और उसको लिखने के बाद वो उसे ऑक्शन हॉल में बेचने के लिए जाने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंजी अपने और एक चोगा पहन लेता है और साथ ही अपने सर को और अपने मुंह को कवर कर लेता है और कहता है इस वक्त हमारे शहर में शुई फैमिली काफी बड़ी फैमिली और शुई फैमिली के पास जो कोर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वो भी इसी ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो टेक्निक मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस टेक्निक के बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो है वो उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से ज्यादा बेहतर है। जुंजी वाली सीरीज में इसे ब्लैक गिल्ड मर्चेंट गिल्ड कहा जाता है, जहाँ पर इसको 100 ट्रेजर पवेलियन कहा जाता है। हमारा जुंजी 100 ट्रेजर पवेलियन की तरफ निकल पड़ता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर ऑक्शन हॉल के बाहर खड़े होते हैं ताकि नई आने वाली चीजों को ऑक्शन में खरीद सकें। जुंजी अंदर आता है तो वहाँ पर रिसेप्शन वाली लड़की उसे कहती है हेलो सर कैसे हैं आप, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। साउथी से कहता है मैं यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सेल करने के लिए आया हूँ। हमारे इस पवेलियन की मास्टर कहाँ पर है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वो भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। हमारा जुंजी से कहती है सीनियर मास्टर प्लीज मेरे साथ है, मैं आपको अपने मास्टर के पास लेकर चलती हूँ। जुंजी जब वहाँ पर उस लड़की से ये वाली बात करता है कि वो यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सेल करने के लिए आया तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग इस बात को सुन लेते हैं। वो कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर कोई फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सेल करने के लिए आया है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे ज़ीफेंग सिटी में बहुत सी कम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक और फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तो बहुत ही कम है। उनमें से कुछ लोग भागते हुए वापस जाना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं चलो जाकर अपने एक पैट्रियार्च को बताकर आते हैं, अपने यंग मास्टर या फिर अपने मास्टर को बताते हैं कि यहाँ पर एक टेक्निक बिकने वाली है। रिसेप्शन वाली लड़की हमारे जुंजी से कहती है मास्टर आपको अंदर जाना होगा, हमारे मास्टर अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। जुंजी जैसे अंदर आता है तो उसे महसूस होता है कि पवेलियन लॉर्ड उसकी कल्टीवेशन को मापने की कोशिश कर रहा है। तो 100 ट्रेजर पवेलियन का जो मास्टर होता है उसकी कल्टीवेशन को माप नहीं पाता। वो कहता है ये क्या है, इस बंदे की कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा कम है, ये बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर अपने आप को इस तरह जाहिर कर रहा है जैसे कि ये एक बहुत ही महान मास्टर है। जुंजी को पहले से पता चल जाता है कि ये उसकी कल्टीवेशन को चेक करने की कोशिश कर रहा है। वो टेबल के ऊपर हाथ मारता है और उसे कहता है मास्टर क्या तुम्हें यहाँ पर इस बुक को खरीदना है या नहीं, क्या तुम मेरी इस बुक को ऑक्शन करोगे या नहीं, फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड के जानने का ज्यादा शौक है, क्या तुम्हें जानना है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है और मेरी कल्टीवेशन लेवल क्या है जो तुम यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन लेवल को चेक कर रहे हो। मास्टर को उसकी बात सुनने के बाद झटका लगता है कि इसको पहले से पता चल गया कि मैं इसकी कल्टीवेशन को चेक कर रहा हूँ। जुंजी उसे कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर
अपनी बुक को नहीं बेचूंगा। वो उसे कहते हैं या मास्टर प्लीज यहाँ पर रुके। सीनियर मास्टर आप तो गुस्सा कर गए, पता है कि मैंने यहाँ पर आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, प्लीज मुझे माफ करें, आपको यहीं पर रुकना चाहिए। हम लोग आपकी इस मार्शल आर्ट की बुक को यहाँ पर ऑक्शन जरूर करेंगे। तो हमारे जुंजी को वहाँ पर बैठने का कहता है, साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है ये कोई बहुत ही सीनियर मास्टर है जो कि अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर छुपा रहा है। मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर ये यहाँ पर अच्छी बुक को सेल करने वाला है इससे हमें भी काफी मुनाफा होगा। उसके बाद वो जुंजी से कहता है, मास्टर मैंने सुना है कि आपके पास एक मार्शल आर्ट्स की बुक है, आप ऑक्शन करना चाहते हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट वाली बुक है। जुंजी अपने पास से वो बुक निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है चेक कर लो, ये एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक वाली बुक है। जब वो उसको ओपन करता है तो उसके अंदर वाकई में मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये बुक तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर गैस लगाऊं तो मुझे लगता है कि हमें इस बुक की स्टार्टिंग बिड 2 लाख सिल्वर कॉइन से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस बारे में कोई कहना है तो आप कह सकते हैं, अगर आपको बिड बढ़ानी है तो आप कह सकते हैं। जुंजी उसे कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, तुम लोग यहीं से स्टार्ट करो। उसके बाद वो नौकर को बताते हैं और वो बाहर आकर सभी लोगों को बता देता है कि यहाँ पर हम लोग एक मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को ऑक्शन करने वाले हैं, सभी लोग रेडी रहना। वो उनको टाइम भी बता देते हैं। तो वो सभी लोग जल्दी से भागना शुरू करते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आकर मास्टर को बुला कर लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बिकने वाली है। वाली टेक्निक अगर हमारी फैमिली के हाथ लग जाती है तो हम लोग भी शुई फैमिली के बराबर आ जाएंगे। ये वाली टेक्निक तो खरीदनी ही है, चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और अपने अपने मास्टर्स को बताने के लिए चले जाते हैं। और जुंजी उन सभी का रिएक्शन देखने के बाद सोच रहा होता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरे पास अभी इतनी ज्यादा की पावर नहीं है कि मैं इससे ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को लिख सकूं। हाल के लिए मैं ऐसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को लिख सकता था जो कि मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, हालांकि मैं इससे हाई लेवल की टेक्निक्स को भी लिख सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रिसेप्शन वाला बंदा आता है और उन सभी लोगों से कहता है सभी लोग चुप हो जाओ, शोर मचाना बंद करो, हम लोग अपनी 100 ट्रेजर पवेलियन की ऑक्शन को आज फाइनली ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही वो कहता है तो जल्दी से उस आइटम को लेकर आ जो हम लोग यहाँ पर सेल करने वाले हैं। लड़की अपने हाथ में एक ट्रे लाती है और उसके अंदर वो बुक रखी होती है। वो आती है उन लोगों से कहती है ऑक्शन में आए हुए सभी लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम कहती हूँ। आज जूनियर यहाँ पर नहीं आ सकी तो मैं उसकी जगह के ऊपर इस वाली ऑक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कुछ लोग तो उसे देखकर लाट टपका रहे होते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। साथ ही वो सभी लोगों से कहती है चलो जल्दी से खामोश हो जाओ, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने उस मार्शल आर्ट्स की बुक को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ये एक मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम J999 ओवरलैपिंग वेव्स है। हम लोग इसकी स्टार्टिंग बिड 2 लाख सिल्वर कॉइन से करने वाले हैं। तो तुम में से कौन यहाँ पर इस सिल्वर कॉइन के बदले में इसको खरीदना चाहेगा, कौन यहाँ पर बिडिंग को स्टार्ट करेगा। वहाँ पर बिडिंग स्टार्ट करने का कहा जाता है तो सबसे पहले एक बंदा वहाँ पर 2,30,000 पर बिडिंग करता है, जबकि उसके बाद वाला 2,50,000 पर पहुंच जाता है। वक्त वहाँ पर एक और बड़ी फैमिली का यंग मास्टर आता है और वो सीधा 3 लाख पे पहुंच जाता है। ये यंग मास्टर यहाँ पर एंट्री मारता है, वो सभी लोग यंग मास्टर की तरफ देखकर वहीं पर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग तो इस बुक को यहाँ पर खरीदना चाहते थे, लेकिन लगता है कि अब हम लोग बुक नहीं खरीद सकते क्योंकि यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि ये लड़का युनमेंग मार्शल हाउस का यंग मास्टर है। युनमेंग मार्शल हाउस शुई फैमिली के अलावा यहाँ पर दूसरी बड़ी फैमिली है। यीफेंग सिटी में टोटल 5 बड़े मार्शल हाउसेज हैं, जिनमें से ये वाले 2 हाउसेज बहुत ज्यादा बड़े और पावरफुल हैं। तो शुई की भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर बिडिंग को आगे बढ़ा देती है। वो 4 लाख सिल्वर कॉइन्स इसकी बिड लगाती है। लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो यीफेंग सिटी के नंबर 1 जीनियस और ब्यूटी है, ये तो शुई कियान है। यंग मास्टर जिन भी उसकी तरफ देखता और कहता है तो शुई कियान भी यहाँ पर आई है, ये कमीनी यहाँ पर क्या कर रही है। जुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है बिग ब्रदर जिन प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर आकर तुम्हारे सारे के सारे प्लान्स को खराब कर दिया हो, कि ये वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक हमारी फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ब्रदर प्लीज तुम इससे पीछे हट जाओ, ये वाली टेक्निक मुझे खरीदने दो। यंग मास्टर जिन आगे से हंसना शुरू कर देता, फिर साथ ही उसे कहता अब जब कियान जुई खुद मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है तो फिर ठीक है मैं पीछे हट जाता हूँ, ठीक है तुम इस वाली टेक्निक को अपने लिए रख सकती हो, तुम इसको खरीद लो। ठीक है सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं, जबकि उसी वक्त वहाँ पर ऐलान कर दिया जाता है हमारी टेक्निक शुई फैमिली को 4 लाख सिल्वर कॉइन्स में दी जाती है। बाकी सभी से कहा जाता है कि ऑक्शन खत्म हो गई। ऑक्शन के खत्म होने के बाद रिसेप्शन वाली लड़की उस बुक को हमारी शुई कियान को दे देती है और कहती है तो ये वाली टेक्निक आज से तुम्हारी हुई। यंग मास्टर जिन वहीं पर खड़ा हुआ बहुत ज्यादा गुस्से के साथ शुई कियान की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये कमीनी कहाँ से यहाँ पर पहुंच आई है, अगर हमारी दोनों फैमिली के दरमियान में अलायंस नहीं होती तो मैं इस लड़की को यहीं पर मार देता। तो उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को खरीद लेने के बाद शुई कियान यंग मास्टर जिन के साथ गप्पे लगा रही होती है, वो दोनों हंस कर बातें कर रहे होते हैं, जबकि हमारा युनजी ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है बात तो वाकई में अब सच साबित हो गई है कि इन दोनों फैमिलीज के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन तो है जिसकी वजह से दोनों गप्पे लगा रहे हैं। अंडर ट्रेजर पवेलियन का जो मास्टर होता है वो उन लोगों से कहता है जहाँ पर आए, जिस बंदे ने इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यहाँ पर सेल किया है वो ये मास्टर है, आप इन मास्टर से मिल सकते हैं। शुई फैमिली के पैट्रियार्च भी वहाँ पर आए होते हैं। पैट्रियार्च वहाँ पर आते हैं और क्या सोच रहे होते हैं हमारी शुई फैमिली की जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वो भी एक मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, लेकिन इस सीनियर मास्टर ने यहाँ पर जिस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सेल किया है मार्शल आर्ट्स की टेक्निक हमारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से काफी ज्यादा बेहतर है। शुई फैमिली के पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं मुझे सीनियर मास्टर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रखना होगा ताकि फ्यूचर में इनसे फायदा उठाया जा सके। पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और जाकर उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं
मैं शुई चोंगजियान फेंग सिटी से आपका नाम जानना चाहता हूँ, मेरे मेहमान बनना चाहेंगे। बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। जुनजी उसे यहाँ पर कहता है कि मेरा नाम वी कियान है, इसके अलावा मेरे बारे में और कुछ भी बताने के लायक नहीं है। अब क्योंकि तुमने स्पेशल टेक्निक को खरीद लिया है तो ये टेक्निक अब तुम्हारी हुई। वी फैमिली के पैट्रियार्च अपने पास से थैली निकालते हैं और कहते हैं इसके अंदर स्पिरिट स्टोन्स है, पूरे 40 स्पिरिट स्टोन्स है। एक स्पिरिट स्टोन 10,000 सिल्वर कॉइंस के बराबर है। जुनजी उसके पास से वो थैली ले लेता है और थैली लेने के बाद पीछे मुड़ जाता है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं सीनियर जरा रुके। शुई कियान भी उसे कहती है पैट्रियार्च रुके, हमारी बात सुने। यहाँ पर अपनी तारीफें करते हुए उसे कहती है प्लीज सीनियर यहाँ पर रुके, मैं शुई कियान हूँ, ज़ीफेंग सिटी के नंबर 1 जीनियस और नंबर 1 ब्यूटी। आपको यहाँ पर देखकर मैं आपको एडमायर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको अपनी शुई फैमिली में इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज हमारे साथ आए, हमारे ऑनर्ड गेस्ट बनकर हमारे घर पर आकर डिनर करें। जुनजी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम शुई कियान है। शुई कियान उसे कहती है सीनियर आप मेरे बारे में जानते हैं, ये तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपको मेरे बारे में पता है। जुनजी उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में कैसे नहीं पता हो सकता, पूरे के पूरे शहर में तुम्हारा ही तो नाम चल रहा है। ऐसी लड़की हो जिसने अपनी शादी से भागने का फैसला किया, तुमने अपने पुराने मंगेतर जिसके साथ तुम्हारी शादी तय की गई थी उसको छोड़ दिया। इसके अलावा तुम बहुत ज्यादा गुस्से वाली हो, तुम बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो, तुम दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा कम मांगती हो। ज़ीफेंग सिटी में ऐसा कौन होगा जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता, तुम एक बहुत ही रूड लड़की हो। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि जहाँ पर मेरी J999 ओवरलैपिंग वेव वाली टेक्निक तुम खरीदने वाली हो। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी भी ये वाली टेक्निक तुम्हारे हाथ में नहीं आने देता। ये तो बड़ी अफसोस और शर्म की बात है कि ये टेक्निक तुम्हारे पास चली गई। कई फैमिली वालों की यहाँ पर अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। बाकी के सभी लोग जो के पीछे खड़े होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मास्टर ने तो यहाँ पर इन दोनों की शुई फैमिली वालों की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया। सभी लोगों के सामने शुई फैमिली वालों के बारे में वो बातें कर दी जो कि हम लोग करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ये लोग तो यहाँ पर इसके तलवे चाटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे से इन्हीं के ऊपर उल्टा असर हो गया। अंडर ट्रेजर पवेलियन के मास्टर उनसे कहते हैं आपको तो पता है कि इस तरह के सीनियर मास्टर्स हमेशा आकर कर ही बात करते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सीनियर मास्टर की बातों को यहाँ पर दिल पर लेना चाहिए, इन बातों को इसी तरह से इग्नोर करें। मुझे अभी भी जाकर उस सीनियर से बात करनी है तो मैं आपको यहाँ पर बाय बोलकर जा रहा हूँ, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। पैट्रियार्च शुई से कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने इस बात को जरा भी माइंड नहीं किया क्योंकि वो हमारे सीनियर है, वो हमारे साथ इस तरह बात कर सकते हैं। साथ ही उनको गुड बाय बोलने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि वो बंदे जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं वो अभी भी हंस रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही। फैमिली के पैट्रियार्च का मुंह गुस्से से लाल हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने सीनियर की बात का गुस्सा नहीं किया, हालांकि वो अंदर से बहुत ज्यादा बेइज्जत हो गए हैं। ये बात वाकई में सच होती है, पैट्रियार्च काफी ज्यादा गुस्से में होता है। मास्टर जिन की तरफ दिखाते हैं वो भी यहीं पर छुपा होता है, वो यहीं पर छुप कर इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है पता नहीं ये मिस्टीरियस सीनियर कौन है, चलो देखते हैं क्या है ये बुड्ढा मास्टर है कौन। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जुनजी का राज यहीं पर खुल जाएगा, क्या इन सभी को पता चल जाएगा हमारा जुनजी कोई सीनियर मास्टर नहीं बल्कि ये शुई फैमिली का चू फैमिली का कचरा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई फैमिली के पैट्रियार्च और उनकी बेटी हमारे जुनजी से अपनी इंसल्ट करवाने के बाद 100 ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकल आते हैं। तो वहाँ से काफी सारी इंसल्ट करवाते हैं क्योंकि जुनजी वहाँ पर सभी के सामने बात करता है, जिसकी वजह से सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फैमिली के पैट्रियार्च काफी गुस्से में होते हैं जब वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और कहते हैं आज तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हो गया। शुई कियान काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपने फादर से कहती है फादर हमारी शुई फैमिली कब से इतनी ज्यादा लो फैमिली हो गई कि कोई भी एल्डर आकर हमारी इस तरह से इंसल्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर जाकर उस बुढ़े मास्टर को मजा चखाना चाहिए, हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फादर उसे चुप करने का इशारा करते हैं और कहते हैं चुप रहो। कियान कहती है फादर अब इस बात का क्या मतलब है। उसके फादर उसे कहते हैं तुमने उस कल्टीवेशन बुक के ऊपर देखा है जिसके ऊपर वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी हुई है, वो टेक्निक उसकी इंक अभी तक सूखी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो मास्टर जो कोई भी है उसने अभी अभी उसको लिख कर यहाँ पर बेचने के लिए लेकर आया है। सुनते ही शुई कियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है फादर इस बात का क्या मतलब है। मतलब यह है कि वो बुढ़ा मास्टर उसको ये वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक याद है और उसने अपने हाथों से ये टेक्निक लिखी है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं मुझे लगता है कि इस तरह के मिडिल ग्रेड की टेक्निक को अपने हाथों से लिखना, वो भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हुए, ये मास्टर वाकई में एक महान मास्टर है, कम से कम अर्थ स्पिरिट लेवल पर तो होगा ही। पैट्रियार्च कहते हैं अगर इस तरह का एक जीनियस युनमेंग मार्शल हाउस में भी होता तब ये वहाँ पर एक टॉप क्वालिटी का एक्सपर्ट होता, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसको यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहिए। ये तो लगता है कि जितनी ज्यादा पॉसिबल है हम इस बंदे के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसके पास अच्छी और सारी टेक्निक्स मिल सके। सीन में फिर से 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर का दिखाया जाता है। जुनजी
पवेलियन के अंदर खड़ा होता है, जबकि मास्टर उसके पास आता है और उसे कहता है, सीनियर मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ ज्यादा इंतजार करवा दिया, आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? लगता है कि आपको मुझसे कुछ और काम है। हमारा जुंजी जल्दी से अपने ऊपर से अपना चोगा उतार देता है। जैसे ही वो अपना चोगा उतारता है, लेकिन मास्टर उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो चू जिंगजुन हो। हमारा जुंजी उसे कहता है, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैनेजर किन मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो मैनेजर किन, आप तो मुझे पहचानते हैं। मैनेजर किन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, मैं इसको कैसे नहीं पहचान सकता। चू फैमिली कभी हमारी ज़ीफेंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी। चू फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। चू फैमिली के पास अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे क्या पता था कि चू फैमिली के यंग मास्टर के पास अभी भी एक मिडिल ग्रेड की इस तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बची होगी। तो है कि चू फैमिली के पैट्रियार्च अपने बेटे के लिए काफी सारी टेक्निक्स छोड़कर गए हैं। इसके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। मैनेजर किन उसे कहती है, यंग मास्टर चू, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ और चीज चाहिए या नहीं? आप यहाँ पर रुके हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको हमारे पवेलियन से कुछ और चाहिए होगा। जुंजी अपने पास से पैसों का थैला निकालता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, जुंजी उसे कहता है, मुझे 30 बॉडी टेम्परिंग पिल्स चाहिए, इसके अलावा 10 स्पिरिट नॉरिशिंग पिल्स चाहिए। मैनेजर किन उसे कहते हैं, यंग मास्टर ठीक है, मैं आपके लिए अरेंज करवाता हूँ। फिर साथ ही वो अपनी रिसेप्शन वाली लड़की से कहता है, जो मास्टर ने कहा बिल्कुल वो लेकर आओ, मास्टर चू के लिए सारी चीजें लेकर आओ। वो कहती है, ठीक है मास्टर, मैं लेकर आती हूँ। अंदर जाती है और अंदर से वो सारी चीजें पैक करके ले आती है। मैनेजर किन उसे कहते हैं, मास्टर चू, आपने जहाँ पर जितनी चीजें खरीदी हैं उसका बिल 1 लाख सिल्वर कॉइन्स बनता है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी चीजों को ऑक्शन किया है, इसी वजह से मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ। जुंजी उसे कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो उसके सामने वो पिल वाली बॉटल रखते हैं। तो जुंजी उनमें से एक बॉटल को उठाता है और उसको देखकर काफी हैरान होता है। मैनेजर किन उसे कहते हैं, आप क्या हुआ यंग मास्टर, क्या आपको ये पिल पसंद नहीं आई? क्या यहाँ पर कोई मसला है? जुंजी उन पिल्स को देखकर उसे कहता है, तुम्हारी जो पिल्स बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की हैं, नहीं लगता कि तुम यहाँ पर खराब क्वालिटी की पिल्स बेच रहे हो। किन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहीं पर दरवाजे के पीछे उनकी मास्टर होती है, जो कि इस पूरे के पूरे पवेलियन की मास्टर है, जिसने इन सारी पिल्स को बनाया है। हमारे जुंजी से कहता है, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए। जुंजी फिर से उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी इन पिल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता? तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दरवाजे के पीछे तुम्हारी मास्टर बैठी हुई है? इसी वक्त दरवाजा खुलता है और पवेलियन की मास्टर बाहर निकलती है। पवेलियन की मास्टर ने अपने बालों के अंदर एक आर्टिफैक्ट लगाया होता है, किसी को पता ना चले कि ये एक हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। तो हमारा जुंजी से देखते पहचान जाता है और कहता है, इसने अपने बालों में एक आर्टिफैक्ट लगाया हुआ है जिसके अंदर से कुछ इस तरह की वेव्स निकल रही हैं, जिसकी वजह से ये लोगों को सेड्यूस कर सकती है। जुंजी कहता है, इस लड़की को तो सेडक्शन की आर्ट भी आती है। मुझे लगता है कि नॉर्मल लोग तो इसके झांसे में फंस जाते होंगे और उसकी हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ से चले जाते होंगे, वो इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर हमारे जुंजी से कहती है, क्या तुम वही लड़की हो जिसने अभी भी यहाँ पर कहा कि मेरी बनाई हुई पिल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है? जुंजी उसे कहता है, हाँ मैंने ये कहा है, क्योंकि तुम्हारी जो बनाई हुई पिल्स हैं इनकी एफिशिएंसी 40% से भी कम है। तो यंग मिस आगे हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है, जबकि तुमने कहा है कि मेरी बॉडी टेम्परिंग पिल्स के साथ कोई मसला है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस बात को साबित करना होगा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? क्या तुम इसको साबित कर सकती हो? अगर चेयर के ऊपर बैठ जाती है और उसे कहती है, अगर तुम इस बात को साबित कर सके कि मेरी पिल्स की एवरेज एफिशिएंसी जो 40% से लो है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें इसके बदले में इनाम दूंगी। अगर तुम यहाँ पर इसको साबित नहीं कर सके तो तुम हमारी 100 ट्रेजर पवेलियन से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। पवेलियन मास्टर का नाम मिस जू जैन होता है। मैनेजर किन उसे कहते हैं, मिस जू जैन प्लीज अपने गुस्से को शांत करें, आपको इस जैसे एक लड़के के साथ बात करने की क्या जरूरत है जिसकी कल्टीवेशन बेस ही बहुत ज्यादा लो है। तो एक सेकंड रैंक की पिल रिफाइनर है, आपकी बनाई हुई पिल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको इस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। तो मिस जू जैन गुस्से के साथ उसे कहती है, मैनेजर किन तुम्हें यहाँ पर बात करने की इजाजत किसने दी? चुपचाप अपना मुंह बंद करके साइड पर खड़े रहो, मुझे इससे बात करने दो। मैनेजर किन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं चुप रहता हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है, इस लड़के को पता ही नहीं है इसने यहाँ पर क्या बड़ी गलती कर दिया, इसने हमारी मिस को गुस्सा दिला दिया, और जब मिस को गुस्सा आता है तो किसी की भी नहीं सुनती। इन पिल्स को इसने अपने हाथों के साथ बनाया है, इसी वजह से ये यहाँ पर अपनी पिल्स की इंसल्ट तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जुंजी मैनेजर किन के इंटेंशंस को समझ जाता है और उसे कहता है, मैनेजर किन सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए कम से कम आपने मेरा साथ देने की कोशिश की। साथ ही वो कहता है, मैंने यहाँ पर जो बात की है कि तुम्हारी पिल्स की एफिशिएंसी 40% से लो है, ये बात बिल्कुल सच है और मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। तो मिस जू जैन उसे कहती है, लड़के तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलती है, मुझे दिखाओ कि क्या वाकई में तुम इस लायक भी हो कि तुम यहाँ पर इस बात को साबित कर सकते हो या नहीं। देखना चाहते हो कि तुम्हारे पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं। हमारा जुंजी उसे यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग पिल को बनाने का तरीका बताता है। वो उसे कहता है, ये वाली एक ग्रेड 1 की पिल है और इसको बनाने के लिए हमें 3 जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है। इन तीनों जड़ी बूटियों को आपस में मिक्स करने से पहले हमें ड्यू ड्रॉप के अंदर इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उन सभी को निकालना पड़ता है। मुझे लगता है कि तुमने ड्यू ड्रॉप के साथ इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिलीज नहीं किया। अगर हम लोग ड्यू ड्रॉप को यूज करते हुए इम्प्योरिटीज को नहीं निकालेंगे तो पिल इस तरह की बनेगी जिस तरह की पिल्स तुमने बनाई है। इस जू जैन उसकी बात सुनने के बाद कहती है, तुमने कहा कि ड्यू वाटर के साथ इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिलीज करना है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना और मैंने कभी इस तरीके को यूज नहीं किया। तो जुंजी उसे कहता है, तुमने कभी इस बारे में नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने तुम्हें बता दिया। इस तरह तुम अपनी जितनी भी पिल्स बनाओगी उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती हो, कोशिश करके देखो।
साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम मुझे एक पेपर और इंक दे सकती हो, मैं जहाँ पर तुम्हें तरीका लिख कर देता हूँ। जुंजी उसे तरीका लिख कर दे देता है। वो उसे कहता है तुम्हें सारे के सारे सीक्वेंस को फॉलो करना होगा और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए तुम जो बॉडी टेम्परिंग पिल बनाओगी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। मिस यूजैन उसे कहती है ठीक है लड़के, मैं तुम्हारे इसी पिल फार्मूला को फॉलो करते हुए बॉडी टेम्परिंग पिल बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर ये तरीका काम कर गया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी और तुमसे पैसे भी नहीं लूंगी, ये पिल्स तुम्हें फ्री में मिलेंगी। लेकिन अगर ये तरीका काम नहीं किया और पिल्स की एवरेज वही रही जो पहले थी, फिर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हमारा जुंजी उसे कहता है यंग मिस प्लीज इसको आजमा कर देखें। इस यूजैन भी सोच रही होती है जिस तरह इस लड़के ने मुझे फार्मूला लिख कर दिया, अगर इस पिल फार्मूला के मुताबिक मैं अपनी बॉडी टेम्परिंग पिल्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती हूँ, अगर वो 60% तक भी बढ़ गई तो मुझे लगता है कि मेरा 100 ट्रैशन पवेलियन काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा। तो ये लड़का मुझसे बात कर रहा है, मुझे तो लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये यहाँ पर सच कह रहा है। साथ ही हमारा जुंजी से कहता है मिस यूजैन जरा रुके। यूजैन उसे कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि तुमने गलती कर दी और तुम माफी मांगना चाहते हो? ये से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा बॉडी टेम्परिंग पिल का फार्मूला है, मैं इसके लिए आपसे माफी क्यों मांगूंगा। मुझे पता है कि बॉडी टेम्परिंग पिल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, इस टाइम के दौरान मैं क्योंकि यहीं पर रहने वाला हूँ तो क्या मैं आपकी कॉलड्रॉन को यूज कर सकता हूँ? इस यूजैन उसे कहती है तुम मेरे कॉलड्रॉन को क्यों यूज करना चाहते हो, क्या तुम भी यहाँ पर पिल्स बनाना चाहते हो? संजय उसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर कुछ पिल्स बनाना चाहता हूँ, इस पिल के लिए मैं यहाँ पर आपके पास जड़ी बूटियाँ यूज करूंगा, वो सारी की सारी जड़ी बूटियों के लिए मैं डायरेक्टली पे करूंगा। ये बात आपके इस कॉलड्रॉन को यूज करने की, मुझे पता है कि कॉलड्रॉन को यूज करने की भी कीमत पे करना पड़ती है। जब जब आपके कॉलड्रॉन को यूज करूंगा तो एक पिल बनाने पर मैं आपको इस कॉलड्रॉन के यूज करने पर पूरे 1000 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। यूजैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है इस लड़के को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर चीजों को यूज करते हुए उनकी कीमत किस तरह अदा करनी है। मुझे तो लगता है कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर पिल्स रिफाइन करना जानता है। मिस यूजैन सोच रही होती है अगर इस लड़के ने मेरे कॉलड्रॉन को यूज करते हुए यहाँ पर कोई अच्छी पिल बना ली तो मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के के साथ एसोसिएशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस लड़के के साथ हाथ मिलाने से हमें फायदा होगा। मिस यूजैन उसे कहती है फिर ठीक है चलो ठीक है हम लोग तुम्हारी शर्त को मान लेते हैं, तुम कॉलड्रॉन को भी यूज कर सकती हो और साथ ही यहाँ से जड़ी बूटियां भी यूज कर सकती हो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कौन सी पिल्स बनाते हो। उसके बाद मिस यूजैन अपने कॉलड्रॉन के पास चली जाती है और स्क्रिप्ट को यूज करते हुए कहती है मुझे स्क्रिप्ट के मुताबिक इस पिल फार्मूला को फॉलो करते हुए पिल बनानी होगी। कभी ड्यू वाटर को यूज करते हुए इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं किया, चलो आज आजमा कर देखते हैं। मिस यूजैन वहाँ पर खड़ी होकर अपनी फायर को रिलीज करती है, क्योंकि यहाँ पर जान फायर को यूज किया जाता है पिल्स को रिफाइन करने के लिए, वो कॉलड्रॉन के अंदर अपनी फायर को ऐड करती है। इसी तरफ हमारा जुंजी भी अपने कॉलड्रॉन के सामने खड़ा होता है, पिल्स को रिफाइन करने के लिए ट्राई कर रहा होता है, जबकि मैनेजर केन उसके पास खड़े होकर सोच रहे होते हैं लड़का यहाँ पर पिल बनाना चाहता है, लेकिन इस लड़के के पास इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी नहीं है, क्योंकि पिल बनाने के लिए न सिर्फ हमें जान फायर की जरूरत होती है बल्कि स्पिरिट एनर्जी और साथ में सोल पावर की भी जरूरत होती है। ये लड़का तो बॉडी टेम्परिंग के 3rd स्टेज के ऊपर है और इसके पास अभी इतनी स्पिरिट पावर ना ही सोल पावर है, फिर ये यहाँ पर इस कॉलड्रॉन को कैसे एक्टिवेट कर पाएगा? मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है, ये कर नहीं पाएगा। हमारा जुंजी वहाँ पर बैठे बैठे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उस कॉलड्रॉन के अंदर अपनी एनर्जी को एंटर करता है और अपनी जान फायर के साथ उसको एक्टिवेट करता है। हमारा जुंजी अपनी पिल को बना लेता है और वहीं पर पवेलियन में बैठा होता है, जबकि मास्टर किन वहीं पर सो रहे होते हैं। तो मैनेजर किंग को जब होश आती है तो उठते साथ ही कहते हैं मिस यूजैन अब कहाँ पर है, क्या आप ठीक है? जुंजी उसके पास ही बैठा होता है और कहता है वो तो सिर्फ एक ग्रेड 1 की पिल बना रही है, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर क्या धमाका होकर वो मर जाएगी? तुम उसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? तो थोड़ी देर के बाद मुझ यूजैन भी अंदर से बाहर निकल आती है, उसकी तरफ देखकर कहता है तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर तो लगता है कि मेरा बताया हुआ फार्मूला काम कर गया और तुमने पिल बना ली है, चलो दिखाओ कि तुम कौन सी पिल लेकर आई हो। अपने एक छोटी सी डब्बी होती है जिसके अंदर उसने पिल रखी होती है, वो उनसे कह दिया चलो जल्दी से इसको चेक करो, मुझे बताओ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। मैनेजर किन भी उस पिल को देखकर कहते हैं इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस पिल को उठाता है और उसे कहता है ये पिल तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने इसके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया है, मुझे लगता है कि अब इस पिल की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 80% तक पहुंच चुकी है। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारी जो पिल यहाँ पर मेरे मुताबिक पास होने के लायक है। हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। स्वर्ड मास्टर के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस यूजैन अपनी बॉडी टेम्परिंग पिल बनाकर ले आती हैं, जिसे कहती हैं इसको चेक करो। जुंजी उसको चेक करता है और कहता है अब इसकी एफिशिएंसी 80% तक बढ़ चुकी है और इसको मैं पासेबल करार देता हूँ। मिस यूजैन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुमने यहाँ पर क्या कहा कि ये सिर्फ पास होने के लायक है? यहाँ पर इस पिल को बनाने के लिए पूरी रात लगा दी, पूरी रात लगाकर मैं सिर्फ और सिर्फ 8 पिल्स बना पाई हूँ। 8 पिल बनाने के बाद ये वाली पिल मैं तुम्हारे सामने लेकर आई हूँ, तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ पास होने के लायक है। जुंजी बेचारा भी उसकी बात सुनने के बाद काफी घबरा जाता है कि इसका गुस्सा तो काफी ज्यादा है। साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कह रही होती है चू जिंगजुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने यहाँ पर मुझे कहा कि मेरी पिल्स बहुत ज्यादा बुरी हैं। पहले तुमने कहा कि उनकी एफिशिएंसी कम है, जब मैंने पूरी रात लगाकर यहाँ पिल बनाई तो तुम इसको फिर से बुरा कह रहे हो। तो हमारा जुंजी उसे कहता है मैडम ये बात तो तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी पिल की एफिशिएंसी 80% है और जब तक ये परफेक्ट नहीं होती 100% तक नहीं पहुँचती तब तक इस पिल को परफेक्ट नहीं किया जा सकता। यूजैन उसे कहती है तुमने कहा कि मैंने जो पिल बनाई है वो 80% इफेक्टिवनेस के साथ पॉसिबल है, तो मुझे ये बताओ कि तुमने
तुमने रात भर लगाकर यहाँ पर कौन सी चीज बनाई है, तुम अपनी पिल मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। हमारा जुंजी अपने पास एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर उसने एक लिक्विड बनाया होता है। वो उस लिक्विड को मिस जूजैन को दे देता है। मिस जूजैन उसकी बॉटल के ढक्कन को खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। रेंजर किन चलाकर कहते हैं, लड़के तुमने तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम पिल्स बनाने के बारे में जानते हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमने यहाँ पर कोई कचरा बना दिया है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। इसके अंदर से गटर से भी ज्यादा बुरी बू आ रही है। ये बनाया हुआ प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा स्मेली है। और जुंजी मिस जूजैन से कहता है, मिस जूजैन तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी बनाई हुई जो लिक्विड पिल है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। मिस जूजैन उस पिल के अंदर से जो स्मेल आ रही होती है उसके साथ ही उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको स्मेल कर रही होती है और सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, हालांकि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा बुरी है। इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि ये एक सेकंड ग्रेड की लिक्विड पिल हो सकती है। हालांकि मैं एक सेकंड ग्रेड की पिल रिफाइनर हूँ, लेकिन मैंने भी कभी इस तरह की चीज नहीं देखी। माना जुंजी उसे कहता है, मैंने यहाँ पर जिस लिक्विड को बनाया है इस लिक्विड को फायर स्पिरिट स्कैटरिंग लिक्विड कहा जाता है। ये भी एक रैंक 1 का लिक्विड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये तुम्हारी स्किन के लिए, अगर तुम नेचुरली अपनी स्किन के ऊपर इसको यूज करोगी तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस मेडिसिन की इफेक्टिवनेस 100% है, यानी कि ये 80% या 90%, ये पूरी 100% है, जो तुम्हारी इस बॉडी रिफाइनिंग पिल से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बेहतर है। इस यूजर से कहती है, तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ाई कर रहे हो, मैं इसको चेक करती हूँ, मैं अपनी बॉडी के ऊपर इसको लगाकर देखती हूँ क्या ये किस तरह काम करती है। जर्किन फिर से चलाकर उसे कहते हैं, मिस जूजैन प्लीज इसको यूज मत करें, आपको नहीं पता कि ये लिक्विड किस लिए और इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का आपको पॉइजन दे रहा हो, वो इसको यूज नहीं करना चाहिए। जूजैन उसे कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं एक सेकंड ग्रेड की पिल रिफाइनर हूँ, तुम्हें लगता है नहीं पता कि इसके अंदर पॉइजन है, मैं इसको स्मेल करके बता सकती हूँ कि इसके अंदर पॉइजन नहीं है। तो वो उसके अंदर से थोड़ा सा लिक्विड लेती है और उसे अपने बाजू के ऊपर लगा देती है। जब वो उसे अपने बाजू के ऊपर लगाती है तो वहाँ से एनर्जी निकलती है और साथ ही उसके बाजू पर दर्द होना स्टार्ट होता है। मैनेजर किन फिर से चिल्लाकर कहते हैं, लड़के तुमने क्या किया, तुमने मिस को पॉइजन दे दिया, देखो उसका बाजू जल रहा है। जुंजी उसे कहता है, तुम्हें अपनी मास्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जर्किन अपने पंच को रेडी करते हुए उसके सामने करते हैं और कहते हैं, अगर मिस जूजैन को कुछ हुआ तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जुंजी यहाँ पर उन्हें इस फायर स्कैटरिंग लिक्विड के बारे में बताता है। वो उसे कहता है, जब इसे बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। इस प्रोसेस के दौरान तुम्हें बॉडी के ऊपर इचिंग हो सकती है या फिर दर्द भी हो सकता है, लेकिन ये दर्द बहुत ज्यादा थोड़ा होता है, तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। जूजैन दूसरी तरफ घूम जाती है और वहाँ पर अपनी बाजू को पकड़कर रो रही होती है, जबकि जुंजी उसे कहता है, दर्द तो बहुत ही थोड़ा सा है, तुम इतने दर्द को तो बर्दाश्त कर सकती हो, तुम इतने से थोड़े से दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सको, तुम्हें कल्टीवेशन को छोड़ देना चाहिए। जूजैन यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट सुनने के बाद कहती है, नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से वो सोच रही होती है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा अच्छी है, इसने बहुत ही अच्छा लिक्विड बनाया है। इस जूजैन उसे कहती है, यंग मास्टर चू मैं आपसे इस फार्मूला को खरीदना चाहती हूँ, क्या आप इस स्पेशल लिक्विड के फार्मूला को मुझे बेचना चाहेंगे? मैं अपने इस विला में इस फार्मूला को बनाऊंगी और उसके बाद इसको बेचूंगी। हमारा जुंजी उसे कहता है, अब जबकि मिस जूजैन ने यहाँ पर मुझसे ये कहा है कि वो मेरे फार्मूला को खरीदना चाहती है, तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छी दोस्ती करने वाले हैं और आपके साथ एसोसिएशन में मुझे भी काफी ज्यादा फायदा होगा। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ 40 स्पिरिट स्टोन्स लूंगा। वहाँ सुनते ही मैनेजर किन चिल्लाकर उसे कह दिया, क्या तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर क्या कहा? तुम यहाँ पर 40 स्पिरिट स्टोन्स का कह रहे हो, इसका मतलब होता है कि 4 लाख सिल्वर कॉइन्स। तो यहाँ पर कम से कम सोचकर बोलना चाहिए। तुम्हें लगता है कि हम लोग ये फार्मूला के लिए तुम्हें 4 लाख सिल्वर कॉइन्स देंगे? मिस जूजैन हमारे जुंजी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है, ठीक है फिर हम लोग इसी डील के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने पास एक स्पेस रिंग निकालती है और उसे कहती है, ये एक स्पेस रिंग है, इसके अंदर 40 स्पिरिट स्टोन्स हैं और इसके साथ साथ ये स्पेस रिंग भी तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रही हूँ। हालांकि इसके अंदर ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। अगर हम लोग यहाँ पर हाल ही स्पेस रिंग की कीमत देखें तो ये 50,000 सिल्वर कॉइन्स की तुम्हें मिलेगी। ये मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर फ्री दे रही हूँ हमारी दोस्ती के नाम। जुंजी उसे कहता है, तो फिर ठीक है मैं आपके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बुरा रहेगा अगर मैं आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर साथ ही हमारा जुंजी अपने पास से कागज निकालता है और उसे कहता है, तो इसके ऊपर मैंने मेडिसिन के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करनी है और इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का तरीका लिखा हुआ है। मेथड को अगर आपने अच्छे से मास्टर कर लिया तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में दोबारा से बॉडी टेम्परिंग पिल को 100% इफेक्टिवनेस के साथ बनाना सीख जाएंगी। इसके बाद आपके ट्रेजर पवेलियन को काफी ज्यादा फायदा होगा। उसके पास से वो फार्मूला लेती है और उस फार्मूला को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है। जुंजी से कहती है, अगर तो वाकई में ये फार्मूला काम कर सकता है तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली प्रमोट होने वाली हूँ, एक 3rd ग्रेड की पिल रिफाइनर बन जाऊंगी। जुंजी से कहता था, मिस मैं यहाँ पर आपको एडवांस में कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप एक 3rd ग्रेड की पिल रिफाइनर प्रमोट होने वाली हैं। साथ ही वो उसे कहता है, लेकिन ये मेरा फार्मूला बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैं आपको यहाँ पर ये सब कुछ फ्री में तो नहीं देने वाला, इस फार्मूला के बदले में मुझे कुछ चाहिए। जूजैन उसे कहती है, तो यंग मास्टर चू मुझे बताओ कि इसके अलावा तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तो हमारा जुंजी उसे कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने पहले तुमसे काफी सारे पैसे ले लिए हैं, तो मैं यहाँ पर और ज्यादा पैसे तो नहीं ले सकता, मैं यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स को यूज नहीं करने वाला, मुझे कुछ और चाहिए। जुंजी उसे कहता है, मैं अपनी फैमिली की तरफ से यंग मास्टर चू यानी कि चू फैमिली का यंग मास्टर होने के नाते तुम्हारी इस 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्शन दो। मैं फैंगजी माउंटेन के ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे
लोगों को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाऊंगा और वहाँ पर से जाकर हम लोग जड़ी बूटियां इकट्ठी करेंगे। मैनेजर केन उसकी बात सुनने के बाद एक जोरदार चीख मारते हैं और कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। लोग उसे कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि फैंगजी माउंटेन के ऊपर बहुत सारी दूसरी जड़ी बूटियां हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग बहुत सारी पिल्स बना सकते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी माउंटेन बहुत सारे पॉइजनस मियास्मा के साथ भरी हुई है। हम लोग वहाँ पर जाकर सांस भी नहीं ले सकते, नॉर्मल इंसान तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इस जूजियान हमारे जुंजी से कहती है तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि फैंगजी माउंटेन के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर जड़ी बूटियां तो है लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा थिक मियास्मा है, हमारे जैसे कल्टीवेटर वहाँ पर नहीं जा सकते। हमारा जुंजी आगे बढ़ता है जाकर उसके कान में कहता है क्योंकि मेरे पास एक मैप है, उस मैप के ऊपर उन सारी की सारी सेफ प्लेसेस के नक्शा बना हुआ है फैंगजी माउंटेन के, हम लोग वहाँ पर जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर सकते हैं। ये बात सुनते ही मिस जूजियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है अगर तो वाकई में इस लड़के के पास सेफ्टी रूट का मैप है तो हम लोग वहाँ पर जाकर बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। वहाँ से जो जड़ी बूटियां मिलती हैं कोई दूसरा वहाँ पर जाकर जड़ी बूटियां हासिल नहीं कर सकता। मेरे 100 ट्रेजर पवेलियन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर इस मैप के बारे में बाकी की बड़ी फैमिलीज को पता चल गया तो वो सारी की सारी फैमिलीज तो इस मास्टर चू को मारने की भी कोशिश करेंगे और इसके पास से ये मैप छीनने की कोशिश करेंगी। फिर ये इतनी आसानी के साथ ये मैप मेरे साथ क्यों शेयर कर रहा है। हमारा जुंजी से कहता है यंग मिस तो मुझे जल्दी से बताएं कि आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचती है, क्या आपको मेरी डील मंजूर है। जूजानो से कहती है ये वाली बिजनेस डील वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी 100 ट्रेजर पवेलियन को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। समझ नहीं आ रही कि तुम इस वाली अपॉर्चुनिटी को मुझे क्यों दे रहे हो, कि हम दोनों में पहले से कोई भी अलायंस नहीं है, फिर तुम मुझे इस मैप के बारे में क्यों बता रहे हो, ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जुंजी सोच रहा होता है लगता है कि इसको बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है, लगता है कि इसको यहाँ पर रीजन देना पड़ेगी वरना इतनी आसानी के साथ ये नहीं मानेगी। हमारा जुंजी उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ एक अलायंस बना लेता हूँ तो उसके बाद पूरे के पूरे सिटी में कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी जो कि मेरी चू फैमिली को बुली कर सकती है, इसी वजह से मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि अगर किसी गरीब आदमी के पास अचानक पैसा आ जाए बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि बाकी के लोग ये नहीं देख सकते कि उसके पास इतना पैसा क्यों है। अकेले स्पिरिट माउंटेन के ऊपर जाकर सारी जड़ी बूटियां ला सकता हूँ लेकिन मैं अकेले सबको हैंडल नहीं कर सकता, मेरी चू फैमिली अभी इस लायक नहीं है, वो इतनी पावरफुल नहीं है। तो मिस जूशान उसे कहती है तो मुझे समझ आ गई, तुम्हें यहाँ पर मेरी 100 ट्रेजर पवेलियन की मदद की जरूरत है, तुम्हें हमारी प्रोटेक्शन चाहिए। हमारा जुंजियन से ये वाली डील कंप्लीट करने के बाद मैनेजर किन से कहता है मैनेजर किन 2 दिन के बाद अब मेरे घर पर आ जाना, मेरे घर पर हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, हम लोग आगे इस अलायंस को कैसे बढ़ाने वाले हैं और बिजनेस की डिटेल में बात करेंगे। फिर साथ ही उन लोगों को वहाँ पर ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। मिस जूशियन उसी की तरफ देख रही होती है और कहती है चू फैमिली का ये लड़का जिसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है ये इतना ज्यादा इंप्रेसिव कब हो गया, मुझे तो नहीं पता था। तो मैनेजर कीनू से कहते हैं मिस जूशियन ये अपॉर्चुनिटी वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है, अगर हमें वाकई में वो मैप मिल जाता है तो हम लोग फैंगजी माउंटेन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। फैंगजी सिटी में जितने भी स्पिरिट हब्स हैं वो सारी की सारी हम बेचेंगे और पूरे के पूरे फैंगजी सिटी के ऊपर हमारा राज होगा। मिस जूशियन उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर अभी से सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो अभी भी उस लड़के के ऊपर शक हो रहा है, उस लड़के के पास अगर उस माउंटेन का मैप है तो वो इतनी आसानी के साथ वो मैप हमारे साथ शेयर करने को क्यों तैयार हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि ये वाला मैप वो इतनी आसानी के साथ हमें दे सकता है। मुझे तो लगता है कि उस लड़के का और भी कोई ना कोई मकसद जरूर है, वो लड़का हमें यूज करना चाहता है। मैनेजर कीनू से कहते हैं मुझे लगता है कि वो लड़के की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो लड़का हमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हम लोग एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। मैं अभी जाता हूँ और उस लड़के को पकड़ कर लाता हूँ और उसको एक सबक सिखाते हैं, उससे सवाल पूछते हैं फिर उस लड़के ने हमें यहाँ पर इस तरह यूज करने की हिम्मत कैसे की। मिस जूशियन उसे कहती है फिलहाल के लिए तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लड़का हमें यहाँ पर इस्तेमाल कर भी रहा है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो इस फैंगजी माउंटेन के ऊपर जाना चाहता है, लेकिन हम लोग भी तो उसके साथ जाएंगे, हमें भी फैंगजी माउंटेन का अगर मैप मिल जाता है तो इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल के लिए इंतजार करो जब तक हमें वो मैप मिल नहीं जाता। तो मैनेजर कीनू से कहते हैं ठीक है मास्टर, फिलहाल के लिए इंतजार करता हूँ और अपने कुछ लोगों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता हूँ। कि हमारा जुंजी रास्ते में चलता हुआ जा रहा होता है और सोच रहा होता है को भी ये बात पता होगी कि मैं इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। रही बात फैंगजी माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटियों की, तो वहाँ पर जड़ी बूटियां तो है लेकिन वो सारी की सारी जड़ी बूटियां इतनी ज्यादा नहीं है कि जो कि मेरे लायक हो सके। मुझे अपनी पिछली लाइफ से इससे भी ज्यादा अच्छी माउंटेन्स के बारे में बताया जहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जुंजी कहता है तो अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरी फैमिली क्लैन मीटिंग के लिए, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा ताकि मैं फैमिली मीटिंग में सभी को साबित कर सकूं कि मैं अभी भी पैट्रियार्च बनने के लायक हूँ। और जुंजी को भी ये बात पता होती है कि 100 ट्रेजर पवेलियन से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, वो बड़ी स्पीड से उनके सामने से वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि वो लोग वहीं पर रह जाते हैं और कहते हैं पता नहीं वो लड़का कहाँ पर चला गया, चलो जल्दी से वापस जाकर अपने मास्टर को इस बारे में बताते हैं कि वो लड़का गायब हो गया या उसे पता था कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा शुंजी 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ अपना सौदा कंप्लीट करने के बाद वापस आ रहा होता है। तो वहाँ पर उसके पीछे कुछ लोग भी लगे होते हैं जो कि 100 ट्रेजर पवेलियन से उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। शुंजी उनके सामने बड़ी स्पीड से गायब हो जाता है जबकि वो गार्ड्स भागकर वापस चले जाते हैं। यहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत हमारे शुंजी के घर से होती है। शुंजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यू जियांग शुंजी के लिए खाना बना रही होती है और कहती है पता नहीं शुंजी कब घर वापस आएगा, मैंने उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। शुंजी अंदर आता है, दरवाजा खोलता है और उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग अकेले इस खाने को खा सकते हो। ल्यू जियांग उसे कहती है क्या वाकई में तुम ये खाना नहीं खाने वाले। वो उसकी बात भी नहीं कंप्लीट सुनता और दरवाजा खोलकर अपने कल्टीवेशन रूम के अंदर चला जाता है, जबकि जिसकी वजह से ल्यू जियांग काफी गुस्सा हो जाती है। साहब से कहता है मैडम तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा यंग मास्टर बिल्कुल ऐसा ही है, वो थोड़ा बहुत बुद्धू है। यहाँ पर समझ नहीं आती कि तुमने प्यार से उसके लिए खाना बनाया है। ल्यू जियांग उसे कहती है हाँ जी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस सूप को बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ बनाया है, इसके अंदर मैंने अपना बहुत सारा प्यार शामिल किया हुआ है। वहाँ जैसे उसके हाथ में वो बाउल देखता है तो उसके अंदर से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है। वो कहता है हाँ मैडम तुमने तो इसमें कुछ ज्यादा ही प्यार डाल दिया, सूप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर को ही पीना चाहिए, इसे यहीं पर रख दो, यंग मास्टर के फ्री होने के बाद वही इसको पी लेगा। यहीं पर हमें उसके घर के बाहर का सीन भी दिखाया जाता है जबकि यंग मास्टर जिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर के बाहर पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है यंग मास्टर जिन तुम मुझे इस घटिया से घर में क्यों लेकर आए हो, ये तो टूटा फूटा घर है, तुम जानते हो या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कौन रहता है। मास्टर जिन उसे कहता है हाँ मुझे पता है और साथ ही वो सोच रहा था J999 ओवरलैपिंग वेव टेक्निक जो कि एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की टेक्निक है, वाली टेक्निक वहाँ पर जिस सीनियर ने बेची है वो चू जिंगजुन था यानी कि वो युंजी था। इसका मतलब तो यह कि चू फैमिली वालों के पास अभी भी काफी सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, अगर मैं जाकर उस लड़के के पास से सारे ट्रेजर्स ले सकता हूँ मेरी कल्टीवेशन भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मास्टर जिन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है तो ये चू फैमिली है, मैंने इस बारे में सुना है, मैंने सुना है कि ये सिटी की काफी ज्यादा प्रॉस्परस फैमिली हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक ही रात में इनके सारे एक्सपर्ट्स मारे गए और ये सभी लोग बहुत ही बुरी हालत में चले गए। समझ नहीं आती कि इतनी महान फैमिली इतनी बुरी तरह से कैसे गिर सकती है। मास्टर जिन से कहता है मैं यहाँ पर एक स्पेशल मकसद से आया हूँ, आज रात यहाँ पर हमारे पूरे सिटी में। यंग मास्टर से कहता है आज के बाद हमारे ज़ीफेंग सिटी में कोई भी चू फैमिली नहीं होगी क्योंकि आज रात के बाद चू फैमिली खत्म होने वाली है। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है, युंजी अपने कल्टीवेशन रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा था क्योंकि उससे भी शक होता है कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा। छत के ऊपर से उसे एक छोटे पत्थर के गिरने की आवाज आती है तो यंग मास्टर जिन उसकी छत के ऊपर पहुंच जाता है। छत के ऊपर आने के बाद मास्टर जिन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है क्यों ना तुम भी यहाँ पर मेरे साथ अंदर चलो, अंदर जाकर हम लोग यंग मास्टर चू से मिलते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है मुझे ब्लड देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे पता है कि तुम अंदर जाकर उसको मारने वाले हो। जबकि यंग मास्टर जिन उसे कहता है तुम्हें ब्लड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि तुम इस बार में भूल रही हो कि जब हम लोगों ने पहली बार किया था तब तुम्हारे अंदर से भी बहुत सारा ब्लड निकला था। यहाँ पर मेरे ख्याल में आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि कहाँ से ब्लड निकला था। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है इस तरह की बकवास मत करो। यंग मास्टर जिन उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम यहीं पर रुकर मेरा इंतजार करो, अब देखना कैसे मैं यहाँ पर जाकर चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। जल्दी से जंप करते हुए रूम के अंदर चला जाता है और जिंगजुन से कहता है चू फैमिली के यंग मास्टर लगता है कि काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं। अरे युंजी भी पहले से तैयार बैठा होता है, वो उसे कहता है मैं भी तो यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आने में थोड़ी सी देर कर दी। यंग मास्टर जिन उसे कहता है मुझे पता है कि आज वो सीनियर जो कि वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को बेचने के लिए आया था वो तुम ही थे। चू फैमिली वालों के पास अभी भी एक लेवल 1 की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, इसका मतलब यह कि तुम्हारे पास अभी भी और बहुत सारा खजाना हो सकता है, जल्दी से वो सारे का सारा खजाना मेरे हवाले कर दो। अगर वो सारे का सारा खजाना और सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तुम मेरे हवाले कर देते हो तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं। तुम्हारा शुंजी जल्दी से अपनी तलवार को निकालता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो होती उनको मुझसे ले लो। तो यंग मास्टर जिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे पर अटैक करने की, तुम तो बॉडी टैंपरिंग के 4th लेवल पर हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो। आदि वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी मार्शल स्पिरिट एक पैसल होती है। पैसल मतलब ये होता है कि वो एक छोटा सा वेपन होता है, भाले की तरह का वेपन, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसने अपने पैसल को पीच फ्लावर पैसल का नाम दिया होता है और वो एक ग्रेड 3 की मार्शल स्पिरिट होती है। हमारा ज़ाओलिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं 17 साल का हो गया हूँ लेकिन मैंने आज तक किसी को भी अपने लिंक को वेपन के तौर पर यूज करते हुए नहीं देखा, तुमने तो अपने ही लिंक जहाँ पर मार्शल स्पिरिट के तौर पर यूज कर लिया है, देखना मैं तुम्हारे लिंक को भी तोड़ दूंगा। क्योंकि उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है यानी कि उसका जो पीच फ्लावर पैसल होता है वो लिंक की तरह का ही लग रहा होता है, इसी वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तो वो उसे कहता है मेरा ये वाला जो पैसल है यानी तुम जिसे तुम लिंक कह रहे हो इसे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एंजॉय कर सकती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे कमीनों को तो मैं इसे मारने के लिए यूज करता हूँ। साथ ही वो अपने पैसल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने एनर्जी के साथ उसको कंट्रोल कर रहा था और उसका पैसल क्योंकि साइज में छोटा होता है वो बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ जाता है और शुंजी के ऊपर बार बार अटैक होता है। शुंजी उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। यंग मास्टर जिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बार बार मेरे अटैक्स को डॉज कर पाओगे, कितनी बार तुम मेरे अटैक्स को डॉज कर सकते हो। तो हमारा शुंजी भी वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक बैरियर बनाता है और उस बैरियर के साथ उसके पैसल को ब्लॉक करता है और उसे कहता है आज देखना मैं तुम्हारे इस लिंक के 2 टुकड़े कर दूंगा। तो जैसे उसका पैसल
जाकर उसके एनर्जी शील्ड के साथ टकराता है। लिंग जुन अपने हाथ को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका पेसल दो टुकड़े हो जाता है। तो ये एक सोल वेपन होता है। तो सोल वेपन के टूटने की वजह से जिस बंदे का वो वेपन होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो मास्टर जिन की मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मार्शल स्पिरिट तो ग्रेड 3 की मार्शल स्पिरिट थी, फिर तुमने इसको यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। तो जुनजी उसे कहता है तुम्हारे पास बस इतने ही एबिलिटीज थी और इतनी सारी थोड़ी बहुत एबिलिटीज के साथ तुम यहाँ पर मेरी चू फैमिली में आकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी जिन फैमिली को यहाँ पर किस तरह नाइलेट करता हूँ। जबकि जिन फैमिली का यंग मास्टर मरेगा तो जिन फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मास्टर जिन भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे यहाँ से भागना होगा। वो बड़ी स्पीड से बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करता है। जुनजी उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो। वो जल्दी से आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो उसी वक्त यंग मास्टर जिन की गर्लफ्रेंड भी नीचे उतर आती है। वो अपने हाथ में नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा जुनजी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो उसके अटैक को अवॉइड करने के साथ ही अपने पास से एक ब्लेड निकालता है और उस ब्लेड को सामने की तरफ फेंक देता है कि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। मास्टर जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सामने खड़ा कर देता है ताकि वो ब्लेड उसकी गर्लफ्रेंड को लगे और उसकी गर्लफ्रेंड बेचारी बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है। जुनजी यंग मास्टर जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है तुम तो वाकई में घटिया इंसान हो। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर शील्ड के तौर पर यूज कर लिया कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। हमारा जुनजी उसके मुंह पर जबरदस्त पंचेस मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। पता नहीं इसने यहाँ पर यंग मास्टर जिन को जान से मार दिया या फिर इसको सिर्फ जख्मी किया है, क्योंकि यहाँ पर इस डिटेल नहीं बताई जा रही। इसके बाद हमारा जुनजी वापस से अपने कल्टीवेशन रूम में आ जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस कमीने के यहाँ पर आने की वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड कम हुई है। अब मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करना होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी फैमिली क्लैन मीटिंग होने वाली है। अरे जुनजी के पास उसकी जो नेमलेस स्टॉर्म है वो कहता है फिलहाल के लिए मैं नेमलेस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस स्टॉर्म के अंदर काफी सारी टेक्निक्स लिखी हुई है। साथ ही वो अपने पास से बॉडी टेम्परिंग पिल को निकालता है और उस पिल को खा जाता है। उस पिल को खाने के साथ वो अपनी बॉडी को भी टेम्पर कर रहा है। जुनजी कहता है पता नहीं यहाँ पर ये वाली पिल्स खाने के बाद ये मुझे ब्रेक थ्रू करने की इजाजत देंगी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ और अगले लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ और साथ ही अपनी मार्शल स्पिरिट यानी कि अपनी तलवार को भी ब्रेक थ्रू करवाना चाहता हूँ। जुनजी यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है जिसको विंड थंडर स्वर्ड टेक्निक कहा जाता है। जी कहता है ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसकी पूरे 3 लेवल्स हैं। इसके 3 लेवल्स हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक ही लेवल को मास्टर कर पाऊंगा। जुनजी कहता है मैं फिलहाल के लिए इसके पहले मूव जिसको शिफ्टिंग विंड कहते हैं उसी को मास्टर कर सकता हूँ। तो वो वहाँ पर शिफ्टिंग विंड को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जुनजी क्योंकि अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर है, बाहर का 1 दिन और यहाँ के 5 दिन है और उसके पास सिर्फ 2 ही दिन बचे थे अपनी क्लैन मीटिंग के लिए। तो 10 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेता है। यहाँ पर इसने अपनी पहली मार्शल आर्ट टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। फाइनली जो अपने रूम के अंदर से बाहर निकलता है, जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसके सामने उसकी वाइफ खड़ी होती है। उसकी वाइफ ने नए कपड़े पहने होते हैं। वो उसे कहती है हम लोग फैमिली क्लैन मीटिंग में जा रहे हैं, क्या मेरी ये ड्रेस ठीक है। उसे कहता है चाहे तुम कुछ भी पहन लो तुम हमेशा बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। तो साउहा भी वहीं पर पहुंच जाता है और उसे कहता है यंग मास्टर मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, चलो चलने का वक्त हो चुका है। मास्टर उनसे कहता है चलो फिर ठीक है फैमिली क्लैन मीटिंग में चलते हैं और चलकर उन सभी लोगों को बता देते हैं कि पैट्रियार्च कौन है। हमारा जुनजी अपने दोस्तों को अपने साथ लेता है और चल पड़ता है। ये सभी लोग फैमिली पैट्रियार्च मीटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग चू फैमिली के मेंबर्स हैं। वो सभी लोग इसकी तरफ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं। वैसे कुछ जो यहाँ पर मुंह बनाकर खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है और ऊपर से ये साथ अपने इस लड़की को भी ले आया है एक नौकरानी के साथ शादी करके, इसने हमारी चू फैमिली का नाम खराब कर दिया। तो लोग वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। वो लोग ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि आज जो एल्डर्स हैं वो इस लड़के को फाइनली पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर से हटा देंगे, क्योंकि पैट्रियार्च की सील इस लड़के के पास है और इस लड़के के पास से वो सील ले ली जाएगी। यंग मास्टर चू और उसके साथ उसके दोस्त बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं उन सभी लोगों की बातें सुनकर। जुनजी फैमिली मेंशन के बाहर जाकर रुक जाता है और अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग यहीं पर रुककर इंतजार करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। और वो खुद वहाँ पर अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके सामने तीनों ग्रेट एल्डर्स बैठे होते हैं और उन तीनों ग्रेट एल्डर्स के साथ बाकी के सारे एल्डर्स और मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। जब वहाँ पर जाता है तो ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं मेरे पास इतना ज्यादा फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आसपास की बकवास बातें कर सकूँ। मैं सीधी मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम्हारे पास जो फैमिली पैट्रियार्च की सील है वो जल्दी से मुझे वापस कर दो। हमारा जुनजी उन सभी लोगों को याद दिलाता है। वो उनसे कहता है जब हमारी चू फैमिली यहाँ पर राइज पर थी सभी लोगों में हमारी चू फैमिली सबसे ज्यादा महान फैमिली हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर की वजह से। मेरे फादर इस फैमिली के पैट्रियार्च थे और उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को पूरे ज़ीफेंग सिटी में सबसे मशहूर फैमिली बना दिया था। मेरे फादर अभी तक जिंदा है क्योंकि उनके मरने की कोई भी खबर नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पर मुझसे उसकी सील को कैसे ले सकते हो, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो यहाँ पर ये वाली सील मेरे पास रहेगी। ये हमारे क्लैन के रूल्स के मुताबिक पैट्रियार्च की जो सील होती है वो जनरेशन टू जनरेशन उसी की जनरेशन को जाएगी जो पहला पैट्रियार्च था। तो मेरे फादर अगर मर भी चुके हैं तो उसके मरने के बाद भी मैं उसका बेटा हूँ, तो ये वाली गोल्डन सील तो अब मेरे पास ही रहेगी और मैं तुम्हारा नया पैट्रियार्च बनूंगा। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारा फादर एक बहुत ही महान इंसान था, वो यहाँ का पैट्रियार्च था। तब हमारी फैमिली ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। लेकिन साथ ही वो उसे कहते हैं लेकिन क्या तुम इस बात को भूल चुके हो, तुम्हारे फादर की कई गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ था। हमारी चू फैमिली की ये हालत हो चुकी है। पर अटैक हुआ, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मर चुके हैं। तो तुम्हारा फादर कहाँ गया? वो तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए चला गया। उसने अपनी चू फैमिली को छोड़ दिया।
वो एक गद्दार है। उसके बाद आज देखो हमारी हालत क्या हो चुकी है। दूसरी छोटी फैमिलीज भी हमें यहाँ पर अपनी आंखें दिखाते हैं। सब कुछ तुम्हारे फादर की वजह से हो रहा है। इसी वजह से अब तुम्हें कोई भी हक नहीं है। तुम्हारे बाप के वापस आने पर ना ही तुम्हें यहाँ पर पैट्रियार्च बनने का कोई हक है। इसलिए जल्दी से जल्दी वो वाली सील मेरे हवाले करो। ग्रेट एल्डर कहती है आज मैं चू पेंगटियां जहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं तुम सभी लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और तुम सभी लोगों का पैट्रियार्च बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम रिकमेंड करता हूँ। अगर तुम सभी लोगों को इस बात से कोई मसला हो तो तुम लोग मुझसे ये बात कह सकते हो कि वो सभी लोग भी ग्रेट एल्डर के साथ ही होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं हम लोग अपनी चू फैमिली को राइज करवाना चाहते हैं और इसके लिए लाजमी है कि हमें ग्रेट एल्डर को अपना पैट्रियार्च बनाना होगा। हम लोग इस बात से सहमत हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यंग मास्टर कैसे इन सभी लोगों को यहाँ पर कन्विंस करेगा कि वो पैट्रियार्च बनने के लायक है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर चू फैमिली मीटिंग में पहुंच जाता है जहां पर ग्रेट एल्डर चू पेंगटियां सभी लोगों से कहते हैं मैं यहाँ पर अपने पैट्रियार्चशिप की अनाउंसमेंट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर अपना पैट्रियार्च बना लो तो मैं तुम सभी की फैमिली को राइज करवा दूंगा। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं हम लोग इस बात से सहमत है। ग्रेट एल्डर को हमारा नया पैट्रियार्च बन जाना चाहिए। जबकि हमारा जुनजी ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, ये पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं है। जुनजी ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है ग्रेट एल्डर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा वंडरफुल है और आपके पास ऐसे तरीके भी होंगे आप जिससे फैमिली को राइज करवा सकते हैं। जुनजी अपने ग्रेट एल्डर से कहता है ग्रेट एल्डर अब जबकि आप हमारे पैट्रियार्च बनना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, सवालों का जवाब देने में क्या बुराई है, चलो पूछो तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो। जुनजी कहता है जैसा कि आपको पता है कि हमारी फैमिली इस वक्त बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग में क्यों है, क्योंकि कभी हमारी फैमिली एक ग्रेट फैमिली हुआ करती थी। तो आप हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बन जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बनने के बाद आप क्या करेंगे। आपका मकसद तो यही होगा कि आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करें, फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। ग्रेट पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ ये तो जाहिर सी बात है, फैमिली को दोबारा से राइज करवाना है तो हमारी फैमिली में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना होगा। सबसे पहला मकसद यही होगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड को ज्यादा बढ़ाऊं जिसकी वजह से हमारी फैमिली में ज्यादा पैसा आ सके और हम लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। तो जुनजी से कहता है सेकंड एल्डर तो मेरा दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि आप क्लैन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप एक पूरे साल में हमारी चू फैमिली के लिए कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ग्रेट एल्डर से कहते हैं हमारे यहाँ पर टाउन के अंदर बहुत सारी एलिज है और वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं मुझे लगता है कि मैं पूरे साल का कम से कम 1 लाख सिल्वर कॉइन्स तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ जिससे हमारी फैमिली काफी अच्छे से राइज कर सकती है। तो वो सभी लोग जो बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं आज तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है, ये पूरे साल के 1 लाख सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। 1 लाख सिल्वर कॉइन अगर हमारी फैमिली में हर साल आना शुरू हो जाए फैमिली तो बहुत ज्यादा वेल्थी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगी। हमें तो ये बात वाकई में मंजूर है। हम लोग ग्रेट एल्डर को अपना पैट्रियार्च बनाने के लिए तैयार हैं। सभी गरीब लोग जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं देखा वो सभी लोग यहाँ पर सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन्स पर ही मान जाते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि ग्रेट एल्डर को पैट्रियार्च बना दिया जाए। हमारा जुनजी उसे कहता है ग्रेट एल्डर तुमने कहा कि तुम पूरे साल का 1 लाख सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा करोगे लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकम बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इतनी इनकम में इकट्ठा कर सकते हो साल की तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ पैट्रियार्च बनने के लिए। ठीक है सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान हो जाते हैं जबकि ग्रेट एल्डर भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जिंगजुन लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जैसा एक छोटा लड़का तुम्हें लगता है कि तुम 1 लाख सिल्वर कॉइन से भी ज्यादा कमा सकती हो, वो भी पूरे साल के। मैं साल के सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन से कमा सकता हूँ। कि बाकी के सभी लोग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ देखो तो सही ये पैट्रियार्च का बेटा कौन सी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये ग्रेट एल्डर से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता है। ये ग्रेट एल्डर से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता तो ये खुद गरीबी में क्यों रह रहा है, इसका तो अपना घर टूटा फूटा है। क्या यहाँ पर हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है। हम लोग यहाँ पर किसी गरीब भिखारी को अपनी फैमिली का पैट्रियार्च बना दें। हमारा जुनजी अपने पास से वो थैली निकालता है, उस थैली के अंदर उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। वो उनसे कहता है इस थैली के अंदर 40 स्पिरिट स्टोन्स है, तुम समझते हो 40 स्पिरिट स्टोन्स कितने होते हैं। बाकी के सभी लोग भी बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यंग मास्टर जिंगजुन के पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए। इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स का मतलब यह है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है। जिंगजुन उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि इसके अंदर कितने स्पिरिट स्टोन्स हैं। इसके अंदर पूरे 80 स्पिरिट स्टोन्स हैं। सभी लोग कहते हैं इसके पास 80 स्पिरिट स्टोन्स है, इसका मतलब यह है कि इसके पास 8 लाख सिल्वर कॉइन्स हैं। लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ सकता है। वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। हमें यहाँ पर क्या फैसला करना चाहिए, हमारे लिए कौन ज्यादा बेहतर रहेगा, ग्रेट एल्डर या फिर ये लड़का। जुनजी फिर से ग्रेट एल्डर से कहता है ग्रेट एल्डर तो आप मुझे बताओ कि हम दोनों में से कौन टॉप पर है, ऐसे कौन यहाँ पर ज्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि तुम तो साल का सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन्स कमाना जानते हो। उसी वक्त उसका बेटा भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो चू फैमिली का नंबर 1 जीनियस भी है जिसका नाम चू हाई है।
चूहाई वहाँ पर आता और कहता है जिंगजुन, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा लेने से तुम फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक बन जाते हो? सिर्फ और सिर्फ पैसा होने से कोई भी फैमिली पैट्रियार्च नहीं बन सकता। जिंगजुन उसे कहता है अब इस बात का क्या मतलब है? चूहाई उसे कहता है यहाँ पर सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम फैमिली के कचरे हो, तुम कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट है लेवल 1 की मास्टर स्पिरिट है। तुम एक पैसे के ढेर के ऊपर ही क्यों ना बैठे हो, अगर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो तो तुम फैमिली पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो। जुंजी उसे कहता है जिस तरह तुम यहाँ पर बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि एक बंदा जिसके पास पैसा हो और साथ में वो एक कचरा ना हो फैमिली पैट्रियार्च बनने के लायक है, क्या तुम यही कह रहे हो? वो उसे कहता है हाँ मैं यही कह रहा हूँ। तो जुंजी से कहता है तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस बात को कैसे साबित करूँ कि मैं एक कचरा नहीं हूँ। चूहाई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान है, तुम्हें यहाँ पर मुझे फाइट में हराना होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम कचरे नहीं हो। साथ ही वो सोच रहा था मैं बॉडी टेम्परिंग के 6 लेवल पर हूँ, जब ये बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर है। तो जिसके पास जो मास्टर स्पिरिट है वो भी लेवल 1 की मास्टर स्पिरिट है, जो कि बहुत ही बेकार सी है। नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करके मुझसे फाइट में जीत सकेगा, तो पहले मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चूहाई उसे कहता है तुमने क्या सोचा है? जुंजी से कहता है मैंने सोच लिया, चलो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट करते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कचरा नहीं हूँ। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जिंगजुन को क्या हो गया, ये चूहाई को चैलेंज कैसे कर सकता है, जबकि उसे भी अच्छी तरह से पता है कि चूहाई हमारी फैमिली का सबसे जीनियस और टैलेंटेड लड़का है। चूहाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर फाइट करते हैं। लेकिन ये फाइट इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं होगी, वो साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। इसे में एक सीन बाहर का भी दिखाते हैं। वो और ल्यूजियांग दोनों बाहर दरवाजे के बाहर बैठे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। ल्यूजियांग कहती है काफी देर हो चुकी है लेकिन जुंजी अभी तक बाहर नहीं आया, यानी मेरा जुंजी कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा या नहीं? उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होगा, मैं फिर भी तुम्हारे लिए अंदर जाकर देकर आता हूँ। वो चुपते हुए अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जबकि नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है। जुंजी चूहाई से फाइट करने के लिए वहाँ पर ग्राउंड में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, पैट्रियार्च के बेटे ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, जबकि उसे पहले से पता है कि उसके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं है। चूहाई के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो ग्रेड 3 की मास्टर स्पिरिट है, वो एक डीमन वुल्फ है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये लोग अभी यहीं पर खड़े देख ही रहे होते हैं कि फाइट स्टार्ट होगी। इन फाइट के स्टार्ट होते ही चूहाई अपनी मास्टर स्पिरिट यानी डीमन वुल्फ को रिलीज करता है, जो कि बड़ी स्पीड से निकलता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है। जुंजी जल्दी से अपनी तलवार को निकालता है और उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि उसे काफी बड़ा झटका लगता है, वो काफी दूर जाकर लुढ़कता हुआ जाता है। चूहाई भी हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें तो डॉज करने की काफी ज्यादा एबिलिटीज आती है, तुमने वाकई में यहाँ पर काफी अच्छे से डॉज किया, देखना तुम ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाओगे, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स में तुम्हारा किस्सा खत्म करने वाला हूँ। साथ ही वो फिर से अपने डीमन वुल्फ को आगे की तरफ भेजता है हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए। उसका डीमन वुल्फ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके पंजों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो अपने पंजे के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे जुंजी के कंधे के ऊपर बाजू के ऊपर एक कट लगता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। वो भी पीछे की तरफ हटता है और कहता है इसके पंजे तो काफी ज्यादा तेज है। चूहाई उसे कहता है मुझे बताओ कि मेरे डीमन वुल्फ के शार्प क्लास तुम्हें कैसे लगे? तो मेरे डीमन वुल्फ ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पंजा मारा, थोड़ी देर की बात देखना ये तुम्हारे सर को अपने दांतों से चबा रहा होगा। हमारा जुंजी वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है इसकी मास्टर स्पिरिट मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, तो मैं इससे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, मुझे इस फाइट को क्विकली एंड करना होगा, मुझे अपनी बची कुची पावर को एक ही मूव में यूज करना पड़ेगा। चूहाई उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर टॉप बनने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका बाकी है, तुम्हें बस मेरे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगनी है और उसके बाद वो गोल्डन सील मुझे 2 जहां से दफा हो जाओ। कि हमारा जुंजी आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने वाला हूँ? जुंजी यहाँ पर अपनी तलवार के साथ स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक के पहले मूव जिसका नाम शिफ्टिंग विंड होता है उसको यूज करता है। कि चूहाई उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस मूव को यूज करके मुझसे जीत पाओगे? मैं तुम्हें अपने ही इस डीमन वुल्फ के क्लास के नीचे दफन करने वाला हूँ। और उसका डीमन वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन वुल्फ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रहा था, जुंजी उसके अटैक्स को फिर से अवॉइड कर रहा था और साथ ही वो वहाँ पर अपने स्पेशल विंड वाले मूव को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारा हवा का प्रेशर निकलता है। जाहू को भी दिखाते हैं, जाहू उन लोगों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर छुप कर देख रहा होता है कि उसका यंग मास्टर वहाँ पर फाइट कर रहा है। जुंजी डीमन वुल्फ से फाइट करते हुए अपने शिफ्टिंग मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से आगे गुजर जाता है और साथ ही वो चूहाई के कंधे के ऊपर कट लगाकर आगे गुजरता है, जिसकी वजह से चूहाई का कंधा वहाँ पर जख्मी हो जाता है। चूहाई वहीं पर जख्मियों का नीचे गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे यहाँ पर जख्मी कैसे कर दिया? तो फैमिली में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, मैं चू फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर हूँ। नहाई अपनी तलवार को उसकी गर्दन के करीब रखते हुए कहता है तुम इस मैच को हार चुके हो, चलो जल्दी से अपनी हार मान लो। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर कैसे जीत गया? कि हमारा जाहू चिल्लाकर कहता है मुझे लगा ही था कि हमारा यंग मास्टर इसी मैच को जीतेगा, क्योंकि यंग मास्टर ने इस नई तलवारबाजी की टेक्निक को सिर्फ 2 दिन पहले ही सीखा है। इन 2 दिन पहले वो सीखे हुए मूव को यूज करते हुए इन्होंने इसको हरा दिया। बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, किसने 2 दिन पहले इस नई मार्शल आर्ट्स टेक्निक को सीखा है? 2 दिन पहले सीखी हुई टेक्निक के साथ यहाँ पर हमारे सबसे जीनियस लड़के को कैसे हरा सकता है? सभी के साथ साथ चूहाई भी ये बात सुनने के बाद
बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सिर्फ 2 दिन में इसने तलवारबाजी की नई टेक्निक कैसे सीख ली। इसी के साथ ही वो पागलों की तरह वहाँ पर बातें करना शुरू करता है और कहता है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम्हारा जैसा एक कचरा रातों रात इतना ज्यादा अमेजिंग कैसे हो गया। तुम एक कचरे थे और आज भी एक कचरे हो। तुम्हारा जुंजी से कहता है चूहाई तुम पहले से इस मैच को हार चुके हो, इसी वजह से आज मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद से मुझे एक पैट्रियार्च की तरह मानना शुरू कर दो, मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। चूहाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो तो तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। उसी वक्त ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे चूहाई से कहते हैं तुम पीछे हटो, मुझे इससे बात करने दो। तो ग्रेट एल्डर आगे बढ़कर उसे कहते हैं जुंजी ये बात तो वाकई में सच है कि इस वक्त तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी है, तुम्हारे पास पैसा भी है और तुम वाकई में पैट्रियार्च बनने के लायक हो। लेकिन एक बात तो सभी लोगों को पता चलनी चाहिए, सभी लोगों को पता है कि तुम एक कचरे हो। जब से तुम पैदा हुए हो, जब से तुम एक बच्चे थे तभी से तुम एक कचरे हो। सिर्फ कुछ ही दिनों में तुमने ये वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक कहाँ से हासिल कर ली और साथ ही तुम्हारे पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए। तुम इस बात को हम सभी लोगों के सामने एक्सप्लेन करोगे। महाराज जुंजी उनसे कहता है तो मैं तुम सभी लोगों के सामने इस बात को क्यों एक्सप्लेन करूँ। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बन जाते हो तो तुम यहाँ पर जो भी काम करोगे वो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। इसी वजह से तुम्हारा कैरेक्टर तो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फैमिली का ग्रेट एल्डर होने के नाते मैं यहाँ पर इस बात की डिमांड करता हूँ कि हमें तुम्हारी बॉडी को सर्च करना चाहिए। देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास ये सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए और तुम्हारे घर को भी हम लोग सर्च करेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे पास ये सारी टेक्निक्स कहाँ से आ रही हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे हैंड ओवर करो, मैं उन सारी चीजों को 1 बाय 1 करके चेक करूंगा, उनको इंस्पेक्ट करूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी को वो सारी चीजें देगा क्योंकि इसे ग्रेट एल्डर से भी फाइट करना पड़ सकती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रेट एल्डर हमारे स्वर्ड किंग से कहते हैं अगर तुम हमारी चू फैमिली के पैट्रियार्च बनना चाहते हो तो तुम्हारा हर एक एक्शन हमारी चू फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर तुमने इतने सारे पैसे शो करवाए और साथ में इतनी पावर शो करवाई, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इंस्पेक्शन करवानी चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी वो सब कुछ मुझे दे दो, मैं उन सभी को थॉरली चेक करूंगा और उसके बाद इस बात का फैसला करूंगा कि तुम हमारी चू फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक हो या नहीं। तो हमारा जुंजी उसे कहता है तुम यहाँ पर मुझसे मेरी चीजें मांग रहे हो, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, वो भी दिन दहाड़े। जबकि सेकंड एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फर्स्ट एल्डर के सामने इस तरह बात करने की, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल गिल्टी बंदे की तरह ही बात कर रहे हो, ऐसे लगता है कि तुम ही ने यहाँ पर कोई ना कोई क्राइम किया है। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर शुरुआत से हमसे कोई चीज छुपा कर रखी हुई है, तो हमें वो सारी चीजें चेक करनी चाहिए। चू फैमिली में तुम किसी से कोई भी चीज नहीं छुपा सकते अगर तुम्हें पैट्रियार्च बनना है। तो ग्रेट एल्डर यहाँ पर अपनी फैमिली गार्ड से कहते हैं फैमिली गार्ड चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लुनाटिक को पकड़ लो और इसको पकड़कर डंजन में डाल दो, मैं इसको थॉरली चेक कर सकूं, मैं चेक कर सकूं कि इसके पास कौन कौन सी चीजें और इसने क्या क्या छुपा कर रखा हुआ है। गार्ड्स भागते हुए आगे बढ़ते हैं और आकर हमारे जुंजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके पास उनके बाले होते हैं क्योंकि हमारा जुंजी उन सारे गार्ड से कहता है तुम सभी गार्ड्स का मकसद क्या था। तुम सभी गार्ड्स का मकसद ये था कि चू फैमिली के मेंबर्स की रक्षा करनी है, लेकिन तुम यहाँ पर चू फैमिली की रक्षा करने की बजाय उन्हीं के यंग मास्टर के ऊपर अपने बाले तान रहे हो। सभी लोग पागल हो चुके हैं और साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और उन सभी के बाले वहीं पर काट देता है, जिससे वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमारा जुंजी उन सभी की तरफ गुस्से के साथ देखता है और कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ। चूहाई जो कि पहले हमारे जुंजी से मार खा चुका होता है वो फिर से उसे कहता है जुंजी तुम्हारी सारी की सारी स्कीम सभी के सामने आ चुकी है, तुम यहाँ पर कोई ना कोई गद्दारी कर रहे हो, चू फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर सभी के सामने ड्रामा क्यों कर रहे हो। जबकि तुमने यहाँ पर अपने आप को बंदी बनाने से मना कर दिया और तुमने हमारे गार्ड्स के ऊपर भी अटैक किया है, तो मैं तुम्हें यहीं पर इसी जगह के ऊपर सजा देने वाला हूँ। वो साथ ही अपने पास से अपने डीमन वुल्फ को फिर से निकालता है, डीमन वुल्फ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। जुंजी अपनी तलवार को निकालकर सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करता है। इसी के साथ ही चूहाई अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो। वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं, जुंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लोग मिलकर जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जुंजी फिर से अपनी तलवार को निकालता है और उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को जख्मी कर देता है। उसके बाद उसके सामने सिर्फ और सिर्फ डीमन वुल्फ बचता है। वो डीमन वुल्फ की तरफ देख रहा होता है। चूहाई उसे कहता है जिंगजुन मैंने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा केयरलेसनेस दिखा दी, अब नहीं अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। क्योंकि हमारा जुंजी आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है पर मुझे अफसोस है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। तो वहाँ पर जितने फैमिली के लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं इस लड़के का किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से पीछे हट जाओ। वो अपने बेटे से कह रहे होते हैं, लेकिन उनका बेटा तो यहाँ पर पागल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जुंजी को मारना है। इसी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से पीछे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। फाइट के दौरान किसी से भागना ये तो बिल्कुल भी बेवकूफी होगी। मैं फैमिली का अगला पैट्रियार्च बनने वाला हूँ और मुझे यहाँ पर भागना नहीं है। वो अपने डीमन वुल्फ को आगे की तरफ भेजता है ताकि वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर सके। जैसे
इसका डीमन वुल्फ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जी वहीं से गायब हो जाता है, बड़ी स्पीड से उसके ऊपर कट लगाता है, जबकि बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये कितना ज्यादा फास्ट है। जुंजी इसके ऊपर अटैक करता है तो उसके डीमन वुल्फ के अंदर से एनर्जी डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ही चूहाई के मुंह से ब्लड निकलता है और चूहाई ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बहता है और वहीं पर मर जाता है। देखकर उसके फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तो जुंजी उसे कहता है तुम बाप बेटा दोनों ही यहाँ पर आपस में मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो, तो मैं यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए तुम्हें मार भी नहीं सकता, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा की है। अचार्य उसे कहते हैं तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा जवाब है, ठीक है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन देखते हैं कि अब तुम अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे। फर्स्ट टाइगर भी जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं जो कि एक स्पीयर होता है। वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसे कहते हैं लड़की अब देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, तुमने मेरे बेटे की जान ली है तो यहाँ पर मुझे पूरा हक है तुम्हारी जान लेने का। तो हमारा बेचारा जाहू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, हमारी जग मास्टर कैसे बचेंगे। फर्स्ट एल्डर की कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा है, ये तो स्पिरिट गैदरिंग राम के सेकंड लेवल पर है। हमारे मास्टर जुंजी जी तो बॉडी टेम्परिंग के फोर्थ लेवल पर है। तो फर्स्ट एल्डर अपने बाले को रिलीज करने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जिसे कहते हैं जुंजी तुम हमेशा से एक कचरे थे और आज भी एक कचरे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि मेरा बेटा तुम्हारे जैसे कचरे के हाथों से मारा गया, लेकिन आज मैं इस अफसोस को अपने माथे के ऊपर से हटा दूंगा। उसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर एक बड़ा सा पंछी दिखाई देता है। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो बड़ा सा पंछी बड़ी स्पीड से उठता हुआ नीचे ग्राउंड की तरफ आता है और ग्राउंड के ऊपर आकर धड़ाम से एकदम आका होता है। सभी लोग वहाँ की तरफ देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है, तो वो सभी लोग सामने देखते हैं तो वहाँ से धुआं हटने के बाद पर मास्टर कीशान होते हैं। मास्टर कीशान जो कि 100 ट्रेजर पवेलियन के मैनेजर हैं, वो सभी लोग कहते हैं ये तो 100 ट्रेजर पवेलियन के बॉस किन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैनेजर किनशान वहाँ पर लैंड करने के बाद हमारे यंग मास्टर चू से कहते हैं मास्टर चू काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जुंजी से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर किनशान उसे कहते हैं यंग मास्टर अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कोई मुश्किल होती है तो मुझसे राब्ता कर सकते हो, बिल्कुल भी घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे कह देना मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर साथ ही वो फर्स्ट एल्डर की तरफ देखकर गुस्से के साथ उसे कहते हैं आए किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि जो कि हमारे पार्टनर यानी कि 100 ट्रेजर पवेलियन के पार्टनर के साथ कुछ बुरा कर सके। तो सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, कैसा कैसे हो सकता है कि यंग मास्टर चू यानी कि हमारे जुंजी ये 100 ट्रेजर पवेलियन वालों का पार्टनर कब से बन गया। तो फर्स्ट एल्डर बॉस्किन से कहते हैं बॉस्किन ये हमारा अपना फैमिली का मसला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के मसले में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये फैमिली का मसला है। इस लड़के ने यहाँ पर मेरे बेटे को मार डाला और मेरे बेटे को मारने की वजह से अब मुझे अपना बदला लेना है, इसी वजह से अब मैं इस मार लड़के को मारने वाला हूँ। तो मास्टर किनशान गुस्से के साथ से कहते हैं आए तुम लोग हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन को समझते क्या हो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की, तुम्हें लगता है कि जब मैं किनशान यहाँ पर बात कर रहा हूँ तब तुम्हें यहाँ पर बात करने का हक भी हासिल है। इसी के साथ ही मास्टर किनशान लोगों से कहती है मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी हमारे यंग मास्टर चू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं किनशान तुम सभी लोगों को इसका बदला जरूर दूंगा, वो भी 100 गुना ज्यादा। फर्स्ट एल्डर किनशान की बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं, फिर साथ ही अपने लोगों से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं और वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। उसके वहाँ से चले जाने के बाद मैनेजर किन हमारे यंग मास्टर चू से कहते हैं मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारी चू फैमिली के खिलाफ कुछ ज्यादा कड़े अल्फाज को इस्तेमाल कर दिया हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर जस्टिस की बात कर रहे हो और जस्टिस के लिए अगर थोड़े कड़वे अल्फाज को इस्तेमाल करना पड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही मास्टर किनशान अपने लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। उनके पास एक डब्बा होता है, वो उस डब्बे को ओपन करते हैं तो उसके अंदर काफी सारी पिल्स की बॉटल्स रखी होती हैं। मास्टर किनशान से कहते हैं यंग मास्टर चू के अंदर टोटल 30 बॉटल्स हैं और इन सारी बॉटल्स के अंदर बॉडी टेम्परिंग पिल्स हैं, 30 बॉटल्स ऑफ स्पिरिट नॉरिशिंग पिल्स हैं और इसके साथ साथ कुछ बॉटल्स इसमें ऐसी भी हैं जिनके अंदर हाई स्पिरिट स्कैटरिंग लिक्विड भी है। ये सारी की सारी पिल्स और लिक्विड ये सारी की सारी हमारी मास्टर यूजैन ने अपने हाथों से रिफाइन किया, इसलिए आपको इन सभी को अपने पास रखना और चेक करके बताया गया इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज तो नहीं है, इसलिए प्लीज इन सारी की सारी मेडिसिन को एक्सेप्ट कर लें। तो वहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। हमारी फैमिली का यंग मास्टर जिसे हम सभी लोग कचरा समझते थे उसका 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि वो लोग उसे यहाँ पर मेडिसिनल पिल्स दे रहे हैं। हमारा जुंजी मास्टर किन से कहता है मास्टर किन अब जबकि आप यहाँ पर इसको तोहफे के तौर पर मुझे दे रहे हैं तो फिर ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसे भी हम लोग तोहफे को वापस तो नहीं ठुकरा सकते। अपने साहू से कहता है चलो जल्दी से आओ और आकर इस डब्बे को उठा लो, वो डब्बे उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो बॉस किन हमारे जुंजी से कहते हैं ये तुम्हारी चू फैमिली की फैमिली मीटिंग है, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे आउटसाइडर को यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुकना चाहिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद जब तुम इस सारे मसले से फ्री हो जाओगे उसके बाद मुझे बताना, तो अपनी कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं और कैसे काम करेंगे। साथ ही मास्टर किन सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि इस लड़के ने जानबूझकर मुझे 2 दिन के बाद का टाइम दिया था क्योंकि इसे पता था कि इसकी फैमिली क्लैन मीटिंग में ये सब कुछ होने वाला है, इसी वजह से इसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं टाइम पर यहाँ पर पहुंचा, वरना हमारा पार्टनर यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप से पहले ही मारा जाता। मैंने क्योंकि यहाँ पर इस लड़के की जान बचा दी है तो इसकी वजह से अब इस लड़के के ऊपर मेरा एक एहसान चढ़ गया और
कल को इसको हमारी बात मानना पड़ेगी। उसी वक्त हमारा जुंजी अपने पास से एक और पेपर निकालता है और उसे कहता है, वो स्किन आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, जहाँ पर आपने आकर जस्टिस का साथ दिया और मेरे साथ आपने यहाँ पर आकर साथ देते हुए मेरी जान बचाई है। इसी वजह से यहाँ पर आपको थैंक यू बोलने के लिए अपने पास से कुछ और फार्मूलाज दे रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छे फार्मूलाज है। इसके अंदर एक हार्ट क्लींजिंग पिल का फार्मूला है, ये आप अपनी मास्टर को जाकर दे देना। वो स्किन उसके हाथ से वो फार्मूला लेते हैं और कहते हैं, ये पिल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी पिल है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। तो वाकई में यहाँ पर थैंक यू बोलने के बदले मुझे ये वाला पिल का फार्मूला देने वाले हो, क्योंकि ये वाला फार्मूला तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। जुंजी से कहता है, हम दोनों की पार्टनरशिप के सामने इतना महंगा तो नहीं है, तो आप इसको रख सकते हैं। मास्टर किंशान से कहते हैं, ठीक है यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। कि बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, हम सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हमारा यंग मास्टर चू इतना ज्यादा महान कैसे हो गया। पर बॉस किन भी यहाँ पर उसके सामने किस तरह उसके सामने रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। तो जहाँ पर से बाहर वालों के लोगों के चले जाने के बाद हमारा जुंजी अपने लोगों से कहता है, तुम सभी को जैसे कि पता है कि तीनों एल्डर्स यहाँ से जा चुके हैं। एल्डर्स के जाने के बाद तुम में से अगर कोई और है जिसको लगता है कि मुझे अपनी फैमिली पैट्रियार्च की सील दे देनी चाहिए और मुझे पैट्रियार्च नहीं बनना चाहिए, वो यहाँ पर बात कर सकता है। फिर किसी को इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन हो कि मुझे फैमिली पैट्रियार्च नहीं होना चाहिए, वो भी बात कर सकता है। सभी लोग उसे कहते हैं, नहीं नहीं, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम ही फैमिली पैट्रियार्च होने चाहिए। जैसे कि हमारी क्लैन के रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये वाली पैट्रियार्च की सील से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगी। फादर के बाद ये वाली सील अब तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम ही हमारे फैमिली के नए पैट्रियार्च होने चाहिए। तो सभी लोग वहाँ पर उसे कहते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा राइज करने वाली है, क्योंकि हमने आज तुम्हारी ऑसमनेस को देख लिया है। तो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारा हमारा फैमिली पैट्रियार्च बनना ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है। सभी को यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और हम लोग इस आसानी के साथ इस बात को मानने को तैयार हो गए हैं। और साथ ही वो उसके लिए कह रहे होते हैं कि तुम हमारे पैट्रियार्च और तुम्हारे लंबी उम्र मिले। जुंजी उन लोगों से कहता है, मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ बातें चल रही हैं और मुझे लगता है कि मुझे वो सारी बातें तुम लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं पैट्रियार्च बन चुका हूँ। वो सभी लोग उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, यंग मास्टर बताएं कि आपको क्या कहना है। जुंजी उन लोगों से कहता है, अब जबकि मैं तुम लोगों का नया पैट्रियार्च बन चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे। मेरी चू फैमिली यहाँ पर नई शुरुआत कर रही है, यहाँ पर तुम में से किसी को भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करूंगा। मुझे तुम लोगों से एक और बात करनी है, तो यहाँ पर हम लोग एपिसोड का एंड करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में ये कौन सी बात करने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो स्वर्ड किंग के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चू फैमिली के सभी लोग हमारे यंग मास्टर को अपना नया पैट्रियार्च मान लेते हैं। तो हमारा यंग मास्टर सभी लोगों से कहता है, तुम लोगों से कुछ बात करनी है। पहली बात तो वो ये करता है कि नया पैट्रियार्च बनने के बाद मैं तुम सभी लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और हमारी फैमिली बहुत ज्यादा राइज करेगी। साथ ही वो उन सभी लोगों से कहता है, मुझे एक और बात करनी है। वो उनसे कहता है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट एल्डर के बेटे चू हाई को मार दिया है, इसी वजह से चू पेंगटियान के साथ मेरा एक झगड़ा चल रहा है। चू पेंगटियान तो मुझे हर हाल में नहीं छोड़ने वाले। मुझे लगता है कि बाकी के दोनों एल्डर्स जो कि उसके साथ यहाँ से चले गए हैं, वो दोनों भी यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं यहाँ पैट्रियार्च हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कि मुझे यहाँ पर पैट्रियार्च की पोजीशन मिल चुकी है और मैं पैट्रियार्च हूँ, तो मैं यहाँ पर जो फैसला ले सकता हूँ। उन सभी से कहता है, तो मैं यहाँ पर तुम सभी के सामने इस बात को अनाउंस कर रहा हूँ कि आज के बाद से फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर, उन तीनों को हमारी चू फैमिली से एक्सपेल किया जाता है। वो तीनों आज के बाद फैमिली में वापस नहीं आ सकते। वो लोग जिंदा है, वो हमारी फैमिली में वापस नहीं आ सकते। जब वो मर जाएंगे तो उन्हें अपनी फैमिली टॉम में दफनाने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही हमें अपनी उसकी हिस्ट्री की बुक के अंदर उनका नाम लिखा जाएगा। उनके बारे में जो कुछ भी हिस्ट्री है वो सारी की सारी मिटा दी जाए। सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि पैट्रियार्च ने यहाँ पर बहुत ही सख्त फैसला कर दिया है। हमारा जुंजी उन सभी लोगों से कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर एक बहुत इंटेलिजेंट फैसला करेंगे और सभी लोग सोचकर साइड चुनेंगे कि आपको फर्स्ट एल्डर के साथ जाना है या फिर मेरे साथ रहना है। तो आपको मैं यहाँ पर एक और मौका दे रहा हूँ, तो उन तीनों को चूज करो या फिर मुझे चूज करो। अगर मुझे चूज करोगे तो चू फैमिली में रहने का मौका मिलेगा। हमारा जुंजी उनसे बात खत्म करने के बाद वापस आ जाता है, तो उसका जाओबू से कहता है, यंग मास्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी रही। चू हाई को हमेशा देखा है कि वो वीक लोगों को बहुत ज्यादा बुली किया करता था, आपने उसके साथ बहुत ही अच्छा किया जो उसको मार दिया। वाइफ और जाहू दोनों ही उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं, यंग मास्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। जुंजी अपने पास से बॉटल निकालता है और उन बॉटल्स को टेबल के ऊपर रखता है और कहता है, सारी बॉटल्स के अंदर कुछ के अंदर बॉडी टेम्परिंग पिल्स रखी हुई हैं और कुछ के अंदर कुछ छोटा टाइप की किल पिल्स रखी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इन बॉटल्स को लो, इनके अंदर जो पिल्स रखी हुई है उन पिल्स को खाओ और उसके बाद अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज करने की कोशिश करो, ताकि तुम लोग भी अपनी मास्टर स्पिरिट को यूज कर सको, क्योंकि मैं हमेशा तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आने वाला। जुंजी में से 4 बॉटल अपने जाहू को देता है और 4 बॉटल अपनी वाइफ को दे देता है। तो जाहू उन 4 बॉटल्स को देखकर बहुत सा हैरान होता है, कहता है, यंग मास्टर क्या मैं यहाँ पर सही देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं होगी, क्या आप ये सारी की सारी बॉटल मुझे देने वाले हैं? पिल्स मेरे लिए हैं। जुंजी से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये बॉटल्स बहुत ज्यादा है? अगर तुम्हें लगता है ज्यादा है तो तुम इनमें से कुछ मेरी वाइफ को दे सकते हो, ल्यूसियान को दे दो। सारी बॉटल्स को उठा लेता है और कहता है, नहीं नहीं, ये सारी की सारी मेरी है और मैं
इन सभी पिल्स को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। हमारा जुंजी यहाँ पर सीरियस होकर जाहू से कहता है, जाहू मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, क्योंकि आज यहाँ पर फाइट हुई और फाइट के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। चूहाई के साथ फाइट करने के दौरान मुझे वहाँ पर कुछ कम्प्रीहेंशन मिली है और मुझे उनको रिफाइन करने के लिए कुछ टाइम की जरूरत है। जैसे मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग में जाने वाला हूँ। इस क्लोज डोर ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हें यहाँ पर एक जिम्मेदारी सौंप कर जाने वाला हूँ। मैंने 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ फैंक्सी माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियां लाकर उन सभी जड़ी बूटियों को बेचकर उनका 50% शेयर लेने की बात की थी। मेरे पास मैप है और उनके पास लोग हैं, हम उनकी मैन पावर को यूज करेंगे, लेकिन ये सब कुछ लीड करने के लिए मैं जहाँ पर ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं जहाँ पर तुम्हें सब की पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वो मैप दूंगा, उस मैप को यूज करते हुए तुम उन 100 ट्रेजर पवेलियन के लोगों को फैंक्सी माउंटेन के ऊपर लेकर जाना और वहाँ से जड़ी बूटियां लेकर आना, अपनी निगरानी में ये सारा काम करवाना। ये बात सुनते ही जाओ शर्माते हुए कहता है, क्या वाकई में यंग मास्टर आप सारी अथॉरिटी मुझे देने वाले हैं? यंग मास्टर जुंजियों से कहता है, हाँ ये सब कुछ तुम्हारे हाथों से ही हैंडल होने वाला है, तुम्हें ये सब कुछ खुद ही संभालना होगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुमसे सवाल पूछ सके। तुम्हारे पास मेरा बैज होगा, यानी कि तुम वहाँ पर मेरी जगह के ऊपर काम करोगे। और फिर साथ ही हमारा जुंजियों से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से कुछ ऐसे लोगों को पिक करो जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उन सभी को कुछ अच्छे से ट्रेन करना, ताकि वो सभी लोग चू पेंगटियान के खिलाफ फाइट करने के लायक हो सके और हमें प्रोटेक्ट कर सके। उसे कहता है, यंग मास्टर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं जिम्मेदारी को जरूर पूरा करूंगा। जुंजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से पूरा करोगे। तो ल्यूसियान उसकी वाइफ से कहती है, तो मेरे बारे में क्या, मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी? आगे बढ़ता है, उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम फिलहाल के लिए कल्टीवेट करो, तुम्हें अपनी सोल को मटेरियलाइज करना होगा, उसके बाद देखेंगे तुम क्या कर सकती हो। ल्यूसियान उसे कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जैसे कहता है, ल्यूसियान तुम मेरी साइड पर हो, तुम मेरी वाइफ बनकर मेरे घर पर हो, मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वो भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है। तो उसके बाद हमारा जुंजी अपने रूम में चला जाता है। जुंजी अपने रूम में जाने के बाद अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो एक दिन का 5 दिन गुजार सकता है। वहाँ पर बैठकर वो कहता है, बार की फैमिली मीटिंग बिल्कुल वैसी रही जैसी मैंने एक्सेप्ट की थी, तो यहाँ पर इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर ये सब कुछ क्यों हुआ। इसलिए तो मैंने बॉस किन को वहाँ पर 2 दिन के बाद का टाइम दिया था। बॉस किन भी वहाँ पर पूरे टाइम पर आए हैं और उन लोगों ने आकर चू फैमिली के लोगों को जितना डरा दिया है, मुझे नहीं लगता कि थोड़ी देर के लिए वो लोग हमारे पर अटैक करेंगे। लेकिन ये प्रोग्रेस अभी भी काफी नहीं है, मुझे अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि अगर मुझे चू पेंगटियान जैसे लोगों का अकेले सामना करना पड़े तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जुंजी अपने पास एक क्रिस्टल को निकालता है। वो क्रिस्टल को जब एक्टिवेट करता है तो उस क्रिस्टल के अंदर से डीमन वुल्फ बाहर निकलता है। जुंजी कहता है, जब मैंने वहाँ पर चूहाई को मारा था, तो चूहाई को मारने के बाद मैंने उसकी मास्टर सोल को वहाँ पर डिवावर कर लिया था और उसकी मास्टर सोल को मैं रिफाइन कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अपने नेमलेस टॉम के अंदर रखी हुई टेक्निक्स को यूज करते हुए किसी भी मास्टर स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, बाद में उसकी पावर को रिफाइन कर सकता हूँ। जुंजी कहता है, तो चूहाई तुम यहाँ पर मीनिंगलेसली तो बिल्कुल भी नहीं मरे, तुम्हारे मरने से मुझे काफी फायदा होने वाला है। डीमन वुल्फ वहाँ पर बाहर निकलने के बाद हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जुंजी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हारा मास्टर मर चुका है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर बेजर्क होना चाहते हो? चलो जल्दी से यहाँ पर मेरी बॉडी में रिफाइन हो जाओ, इस वजह से मेरी तलवार ब्रेक थ्रू करेगी और इसका लेवल बढ़ जाएगा। इसी के साथ ही हमारा जुंजी आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके माथे के ऊपर हाथ रखता है और उसे ग्राउंड के ऊपर दबा देता है, उसे सप्रेस करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। थोड़ी देर के बाद हमारा जुंजी उसे वहाँ पर एक क्रिस्टल में चेंज कर देता है। वो सारी की सारी मास्टर स्पिरिट एक क्रिस्टल बन जाती है। जुंजी कहता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी इसी तरह के क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था। उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरी कल्टीवेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ी थी। उस वक्त मैंने एक लेवल 2 की मास्टर स्पिरिट की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी क्रिस्टल को निकाला था, लेकिन ये तो एक लेवल 3 की मास्टर स्पिरिट है। इसलिए मैं इस बार में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर डिवावर करता हूँ, यानी इसको एब्जॉर्ब करता हूँ, तो मेरी तलवार का ब्रेक थ्रू कितना कंप्लीट होगा। जुंजी उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो क्रिस्टल काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है, इसी वजह से उसे वहाँ पर काफी मुश्किल होती है। देर के बाद वहाँ पर इस क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जो तलवार होती है वो पहले से ज्यादा लेवल अप हो जाती है, यानी उसका ग्रेड बढ़ जाता है। जुंजी कहता है, मैंने अभी भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट ही किया है और इस क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी मास्टर स्पिरिट का लेवल तो अब नहीं हुआ, लेकिन इसे कुछ यहाँ पर एट्रीब्यूट्स मिले हैं, यानी कि मेरी तलवार के अंदर कुछ नई पावर्स आ गई हैं जो कि इस डीमन वुल्फ की हैं। हमारा जुंजी यहाँ पर अपने उसी रूम के अंदर बैठकर काफी दिनों तक प्रैक्टिस कर रहा है। उसे 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन के बाद वो अभी भी यहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उसे काफी ज्यादा मेहनत भी करना पड़ रही है। 3 दिन के बाद वो फाइनली इस काम में सक्सेसफुल रहता है और अपनी मास्टर स्पिरिट को लेवल अप कर लेता है। जुंजी को डीमन वुल्फ की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी मास्टर स्पिरिट के अंदर उसके 2 एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। पहला स्पिरिट एट्रीब्यूट तो यह है कि उसकी स्पीड उसको मिली है और दूसरा एट्रीब्यूट ये है कि उसकी कंसीलिंग पावर उसको मिली है कि वो अपनी तलवार की प्रेजेंस को हाइड कर सकता है और कोई भी महसूस नहीं कर पाएगा कि हमारा जुंजी किसी के ऊपर अटैक करने वाला, उसके पास वेपन भी है। हमारा जुंजी अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलता है तो सामने जाहू खड़ा होता है। जाहू उसे कहता है, यंग मास्टर तो तुम अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके बाहर आ गए। जुंजी उसे कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपनी मास्टर सोल को मटेरियलाइज कर लिया है, क्या तुम मुझे दिखाओगे तुम्हारी मास्टर स्पिरिट क्या है? तो
ताहू से कहता है यंग मास्टर आपने तो देखकर ही पहचान लिया कि मैंने अपनी मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया। अच्छा ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। वो जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसके पास एक टाइगर होता है। जिसे कहता है तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तुम्हारे पास तो एक ग्रेड 3 की मास्टर स्पिरिट है, ये तो एक टाइगर है। ताहू से कहता है यंग मास्टर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी मास्टर स्पिरिट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा और आज के बाद मैं आपके ऊपर कभी भी बोझ नहीं बनूंगा। फिर साथ ही वो अपने पास से बुक निकालता है और उससे कहता है यंग मास्टर मेरे पास एक लेजर है जिसके अंदर मैंने सारी की सारी जड़ी बूटियों के नाम और उनकी डिटेल्स लिखी हुई है ताकि इसके ऊपर साइन करने से आपको पता हो कि उस माउंटेन के ऊपर से हमने कितनी सारी जड़ी बूटियों को हासिल किया है। और साथ ही वो उसे सारी बात बताता है कि जिस दिन आप क्लोज डोर ट्रेनिंग के लिए गए थे उसी दिन यहाँ पर 100 ट्रेजर पवेलियन के लोग आए थे और उन सभी लोगों को मैंने गाइड किया और उन सभी को मैं अपने साथ लेकर इसी माउंटेन के ऊपर गया था। जैसे जैसे तुमने कहा था वैसे बिल्कुल मैं मैप को फॉलो करते हुए वहाँ पर उनको अपने साथ लेकर गया। उनके साथ काफी सारे लोग थे और वहाँ से हमने जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। हालांकि वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ आउटर एरिया को ही अभी तक एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन वहाँ से हमें काफी सारी जड़ी बूटियां और काफी सारे क्रिस्टल्स भी मिले हैं। 15 दिनों में हम लोग आउटर एरिया की एक्सट्रैक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ताकि तुमने कहा था कि हमारी चू फैमिली के तीनों मास्टर्स हमारे रास्ते की रुकावट जरूर बनेंगे और वो तीनों वाकई में इस रास्ते की रुकावट बनने के लिए वहाँ पर अपीयर हुए थे। हमारे कहने के मुताबिक मैंने बॉस किन को पहले से अलर्ट किया हुआ था तो वो तीनों हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन बॉस किन ने वहाँ पर आकर उन लोगों को फिर से वहाँ से डराकर भगा दिया। लगता है कि अब वो तीनों एल्डर्स दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि बॉस किन तो हमेशा हमारे साथ ही होती हैं और बॉस किन की निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। जुनजी उसे कहता है तो मैंने ये सारे का सारा बिजनेस मैटर तुम्हें संभालने को दिया है तो इस सब को तुम ही संभालो। फिर वो उससे पूछता है कि मेरी वाइफ ल्यूजियांग कहाँ पर है, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। वो उसे कहता है मुझे नहीं पता, वो भी तुम्हारे साथ ही क्लोज डोर कल्टीवेशन में गई थी लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकली। लगता है कि वो अभी तक अपनी मार्शल सोल को मटेरियलाइज करने में कामयाब नहीं हो पाई। लगता है कि उसकी मार्शल स्पिरिट की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्लो है। जुनजी उसे कहता है पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिन के अंदर उसने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को मटेरियलाइज नहीं किया, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्लो है। तुम्हारा जुनजी उसे कहता है ल्यूजियांग को जाकर डिस्टर्ब मत करना, उसे वहाँ पर अकेले में बैठकर कल्टीवेट करने दो, उसे अपने आप से उसको अपनी मार्शल सोल को मटेरियलाइज करने दो। मैं ज़ीफेंग सिटी में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, सब कुछ तुम खुद ही संभाल लेना। जुनजी सोच रहा होता है अब जबकि आयरन बहुत ज्यादा हार्ड है तो हमें अभी इसके ऊपर हथौड़ा मारना होगा, पहले के कोई और हमारे ऊपर आकर अटैक करे उनके ऊपर अटैक करना होगा और मुझे अपने प्लान को अगले स्टेप तक पहुंचाना होगा। इसी में 100 ट्रेजर पवेलियन का दिखाया जाता है। 100 ट्रेजर पवेलियन में मास्टर यूजियान अपनी चेयर के ऊपर बैठी होती है तो बॉस किन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं जैसा कि तुमने कहा था कि मुझे जुनजी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है, जुनजी के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाया हूँ। मास्टर किनशान अपनी मैडम को बताते हैं कि पास में वो लड़का बिल्कुल एक कचरे की तरह था। अचानक से वो शुई फैमिली में गया और शुई फैमिली में जाने के बाद उसने शुई ल्यूजियांग के साथ शादी कर ली और उससे शादी करने के बाद से इस लड़के की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, जहाँ तक कि चू फैमिली के बहुत सारे लोग भी अब उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो उसकी मैडम उसे कहती है ये ल्यूजियांग कौन है, तो वो उसे ल्यूजियांग के बारे में बताता है। कहता है शुई फैमिली के पैट्रियार्च और एक होटल में काम करने वाली वेशा की बेटी है, तो वो उसकी नाजायज औलाद थी, इसी वजह से वो वहाँ पर नौकरानी का काम किया करती थी। यंग मास्टर जुनजी वहाँ पर जाकर उसे शादी का प्रस्ताव रखा और शुई पैंग ने उसके साथ उसकी शादी करवा दी। कि मैडम यूजान उसकी बात सुनने के बाद कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के के ऊपर नजर रखो, अगर तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी खास नहीं मिलता तो उसके फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करो, क्या उसके फादर के अंदर ऐसा क्या स्पेशल था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जूजान के पास बॉस किन आते हैं और उसे आकर डिटेल्स बताते हैं कि उसे जुनजी के बारे में जो कुछ पता चला है। जूजान उसे कहती है कि उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाओ, चाहे उसके फादर के बारे में क्यों ना हो, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कि वो लड़का क्या है और क्यों है। फिर साथ ही मिस जूजान उससे पूछती है मुझे ये बताओ कि फैंगजी माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियां निकालने के बारे में क्या वहाँ पर काम कैसे चल रहा है, क्या तुमने सारी जड़ी बूटियों को निकाल लिया। बॉस किन उसे कहते हैं वो काम तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, सिर्फ 3 दिन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आउटर एरिया में जितनी भी जड़ी बूटियां थी वो सारी की सारी निकाल ली हैं। वो जड़ी बूटियां तो बहुत ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि हम लोग इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। जैसे हम लोग रिपर एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर और भी ज्यादा जड़ी बूटियां और बहुत ज्यादा कीमती जड़ी बूटियां हैं। मिस जूजान उसे कहती है तुम्हें इन सारी जड़ी बूटियों के रिगार्डिंग यानी कि जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लगता है कि तुम्हें उस लड़के के ऊपर नजर रखनी चाहिए, उस लड़के जुनजी के ऊपर, क्योंकि उसका मकसद वहाँ से जड़ी बूटियां हासिल करना बिल्कुल भी नहीं है। तो लगता है कि वो किसी और चक्कर में है। उसे फैंगजी माउंटेन के ऊपर किसी ट्रेजर के बारे में पता होगा जिस ट्रेजर को ढूंढने के लिए उस लड़के ने हमें जहाँ पर अपना पार्टनर बनाया है ताकि हम लोग उसके साथ फैंगजी माउंटेन के ऊपर जा सकें। अगर तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी अजीब दिखाई देता है तो जल्दी से आकर मुझे रिपोर्ट करना। तो बॉस किन उसे कहते हैं यंग मिस क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, कि इसके पीछे रीजन क्या है। जूजान उसे कहती है क्या तुम्हें अभी भी लगता है लड़का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियां हासिल करना चाहता है, क्या तुम्हें पता है कि उस लड़के ने मुझे जो फायर स्पिरिट स्कैटरिंग लिक्विड दिया था साथ साथ उसने जो मुझे हार्ट क्लींजिंग पिल दी है वो कितनी ज्यादा स्पेशल है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में इस तरह के कोई भी फार्मूलाज नहीं देखे, मैंने एंशिएंट बुक्स के अंदर भी सारे फार्मूला
फार्मूलाज को चेक कर लिया, लेकिन वहाँ पर भी इन दोनों पिल्स के बारे में कोई भी फार्मूला नहीं लिखा हुआ। मतलब यह है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल का और प्योर फार्मूला है जो कि इस लड़के को याद है। बॉस कीनू से कहते हैं, मिस आपके कहने के मुताबिक अगर ये फार्मूला एंशिएंट बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ तो इस फार्मूला की कीमत तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि किसी को इस फार्मूला के बारे में पता नहीं है। फिर उस लड़के ने इस फार्मूला को हमें ऐसे ही दे दिया। एक फार्मूला उसने थैंक यू बोलने के बदले में दे दिया, दूसरा फार्मूला उसने सिर्फ 40 स्पिरिट स्टोन के बदले में हमें दे दिया। इसका मतलब यह है कि उस लड़के की नजर में इन फार्मूलाज की कीमत बहुत ज्यादा कम है। हो सकता है कि उसके पास अभी भी कुछ ऐसे फार्मूलाज हों जो कि इससे भी ज्यादा महंगे हों। पता नहीं है कि वो लड़का हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कोऑपरेशन में डायल हुआ है। इस यूजानवी से कह दिया, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उस माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियों को निकाल कर हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक कवर है। असल में उस लड़के का मकसद कुछ और है, वो कुछ और हासिल करना चाहता है। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। नौकरानी उनसे कहती है, मिस यूजैन, यंग मास्टर जुंजी आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, वो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बताएं कि उनको कहाँ पर बैठा दूं। स्किन कहते हैं, मास्टर जुंजी को अंदर ले आओ और उसे एक ऐसे रूम में बिठाना जहाँ पर कोई भी बाहर से हमारी बातें ना सुन सके। वहाँ पर बिठाने के बाद उसे चाय पानी दो। मिस यूजैन कहती है, जरा रुको, मेरे पास कुछ और प्लान है। उस नौकरानी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे हमारे ट्रेजरी रूम के बाहर लेकर आओ, वहाँ से हम लोग खुद ही संभाल लेंगे, हम उसे अपनी ट्रेजरी रूम में लेकर जाने वाले हैं, मैं पर्सनली इसको अटेंड करूंगी। वो नौकरानी बाहर जाती है और हमारे जुंजी से कहती है, यंग मास्टर प्लीज मेरे पीछे आए, मैं आपको एक स्पेशल रूम की तरफ लेकर जा रही हूँ जहाँ पर हमारी यंग मिस पर्सनली आपसे मिलेंगी। तो वो उसे अपने ट्रेजरी रूम के बाहर ले जाती है जहाँ पर हमारी मिस यूजैन और उसके साथ बॉस किन दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं। जुंजी से कहता है, मिस मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा इंतजार करवा दिया। मिस यूजैन उसे कहती है, कोई बात नहीं, हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन के पार्टनर और अपने पार्टनर के लिए थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करना भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस यूजैन उसे कहती है, तो तुम यहाँ पर हमारे पास से कॉल्ड्रॉन खरीदने के लिए आए हो, तो क्या तुम फाइनली अपने लिए खुद पिल्स रिफाइन करने वाले हो? लगता है कि फैंक्सी माउंटेन के ऊपर वाकई वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेजर्स हैं। जुंजी उसे कहता है, मिस हम कौन से ट्रेजर्स की बात कर रही है, लगता है मेरे साथ कुछ मजाक कर रही है। मैंने तो अभी भी यहाँ पर पिल बनाने की मार्शल आर्ट्स को सीखना स्टार्ट किया है, इसी वजह से मुझे एक बेसिक कॉल्ड्रॉन चाहिए ताकि मैं जहाँ पर अपने घर के ऊपर पिल्स बनाने के बारे में कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूं। साथ ही हमारा जुंजी से कहता है, आपने कहा कि फैंक्सी माउंटेन के ऊपर ट्रेजर्स हैं, इस बात का क्या मतलब है, क्या वाकई में वहाँ पर ट्रेजर्स हैं? यूजैन उसे कहती है, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी। मास्टर चू, तुम्हें यहाँ पर इस बात को अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपने लिए पहला कॉल्ड्रॉन चूज कर सको। पहला कॉल्ड्रॉन सबसे बेस्ट होना चाहिए। उसे अपने साथ लेकर अपने ट्रेजरी रूम में आते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और उसे कहते हैं, ये हमारा ट्रेजरी रूम है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ऊपर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं और वो सारे के सारे हाई लेवल से लो लेवल तक के बहुत सारे वेपन्स होते हैं। टोटल लेवल, गॉड लेवल, जहाँ तक के सेंट लेवल के वेपन्स भी वहाँ पर पड़े होते हैं। मिस यूजैन हमारे जुंजी से कहती है, यंग मास्टर तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से लेवल का कॉल्ड्रॉन चाहिए, तुम एक हाई लेवल का कॉल्ड्रॉन खरीदना चाहती हो? जुंजी से कहता है, नहीं, मैंने अभी अभी पिल्स को रिफाइन करना स्टार्ट किया है, तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। चाहता हूँ कि आप मुझे एक ट्रेजर लेवल का कॉल्ड्रॉन दे, मुझे लगता है कि वही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मिस यूजैन उसे कहती है, हमारे पूरे सिटी के अंदर बहुत ही कम ट्रेजर लेवल के आर्टिफैक्ट्स हैं और हमारे पास कॉल्ड्रॉन तो बहुत ज्यादा कम है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेजर लेवल के कॉल्ड्रॉन है, एक इस वक्त मैं खुद से यूज कर रही हूँ और दूसरा कॉल्ड्रॉन यहाँ पर तुम्हारे सामने पड़ा है। उसे कहते हैं, चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। इसको ब्लैक सोल पर्ल, तो जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें इस कॉल्ड्रॉन के बारे में बताती हूँ। इसको ब्लैक स्पिरिट कॉल्ड्रॉन कहा जाता है। ये एक बहुत ही स्पेशल कॉल्ड्रॉन है। जब तुम इसके अंदर पिल्स को रिफाइन करते हो तो इसके अंदर अपना मॉइस्चराइजेशन का अमल होता है, यानी कि इसके अंदर ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं जो कि तुम्हारे जो पिल्स होती हैं उनको बहुत ज्यादा वेट कर देती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी पिल्स के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है। कॉल्ड्रॉन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको यूज करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे? जुंजी आगे बढ़ता है, इस कॉल्ड्रॉन को देखकर कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम ये कॉल्ड्रॉन मुझे कितने में बेचने वाली हो? यूजैन उसे कहती है, ये तुम्हें 100 स्पिरिट स्टोन में मिल जाएगा। तो ये किसी और के लिए होता, कोई और जहाँ पर इसको खरीदने के लिए आता, तो मैं इसे 200 से कभी भी सस्ते में नहीं बेचती, क्योंकि तुम्हारा हमारे साथ पहले से एक रिलेशनशिप है, तुम हमारे साथ पार्टनरशिप में हो। हाल मैं सिर्फ और सिर्फ 100 स्पिरिट स्टोन में इसको बेच दूंगी। जुंजी से कहता है, तुम कह रही हो कि ये पूरे 100 स्पिरिट स्टोन में बेचोगी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 20 स्पिरिट स्टोन है। मैं तुम्हें 20 स्पिरिट स्टोन एडवांस में दे सकता हूँ और उसके बाद हमारी पार्टनरशिप से जो पैसा आएगा तुम उसमें से पैसे काट लेना। यूजैन उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, जब तुम्हारी जड़ी बूटियों को हम लोग बेच देंगे तो उसमें से तुम्हारा शेयर भी तो निकलेगा, हम उसमें से तुम्हारे पैसे काट लेंगे। साथ ही हमारे जुंजी की नजर वहाँ पर एक बड़े से क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है। वो उसे देखकर काफी हैरान होता है। बॉस कीन उसे कहते हैं, नजर काफी ज्यादा तेज है, तुमने यहाँ पर जिस चीज को देखा है वो एक ग्रीन जेड है। इसे तो इसको वेपन्स को टेम्पर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से ये यहाँ पर हमारे ट्रेजरी रूम में पड़ा है, क्योंकि ये स्पेशल है। इसी वजह से इतना बड़ा ग्रीन जेड स्टोन हमने पहले कभी भी नहीं देखा हुआ। जुंजी उस ग्रीन स्टोन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या ये वाकई में ग्रीन स्टोन है, और उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ है। मिस यूजैन उसे कहती है, लगता है कि तुम्हें ये ग्रीन जेड स्टोन पसंद आया है, अगर तुम्हें वाकई में ये पसंद आया तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसे गिफ्ट में दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में 3 स्पिरिट स्टोन मुझे देना होंगे। जुंजी उसे कहता है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इनको भी मेरे खाते में से काट लेना। जुंजी वो स्पिरिट स्टोन भी उनके पास से ले लेता है और स्पिरिट स्टोन और कॉल्ड्रॉन दोनों वो उनके पास से लेने के बाद कहता है, यही बात हमारी पार्टनरशिप के बारे में, मैं चाहता हूँ कि 100 ट्रेजर पवेलियन इसी तरह मेरी मदद करता रहे और मैं इसी तरह आगे बढ़ता
करता रहूंगा। जूजान उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, हम लोग हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जुनजी कहता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चल पड़ता है। जूजान अभी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त शुई फैमिली के पैट्रियार्च उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं मिस जूजान काफी लंबे अरसे के बाद आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं। मिस जूजान पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक बहुत ही जरूरी काम कर रही हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर कुछ काम है तो जाओ जाकर किंशान से बात करो, क्योंकि मेरा सारा काम वही देखता है। फैमिली के पैट्रियार्च उसे अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं मेरा नाम शुई चोंगजियान है और मैं शुई फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। तो मिस जूजान आप बिजी हैं तो फिर ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं वापस चला जाता हूँ, फिर किसी दिन आपसे मिलने के लिए आऊंगा। मिस जूजान वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है शुई चोंगजियांग, तो तुम्हारा नाम शुई चोंगजियांग है, तो यानी कि तुम शुई फैमिली के पैट्रियार्च हो। शुई कियान तुम्हारी बेटी है। शुई फैमिली के पैट्रियार्च से कहते हैं मिस जूजान आपको मेरी बेटी के बारे में पता है? ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है कि आपको मेरी बेटी का नाम पता है। इसी के साथ ही मिस जूजान वहाँ पर कहती है तो मैं तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर नए ऑर्डर्स जारी कर रही हूँ। सभी लोगों को पहले से पता है कि शुई फैमिली का और हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन का पहले से एक रिलेशनशिप है, हम सभी लोग आपस में पार्टनरशिप में थे। लेकिन मैं आज यहाँ पर शुई फैमिली के साथ सभी के सभी रिलेशन को तोड़ रही हूँ। आज के बाद मेरा शुई फैमिली के साथ कोई भी पार्टनरशिप का इरादा नहीं है। वो जितने लोग होते हैं वो सभी लोग बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जी क्या हुआ? 100 ट्रेजर पवेलियन ने शुई फैमिली को छोड़ दिया। शुई फैमिली हमारी फैंसी सिटी की एक बड़ी फैमिली है, तो 100 ट्रेजर पवेलियन वाले शुई फैमिली को यहाँ पर छोड़ क्यों रहे हैं? मिस जूजान उनसे कहती है अगर तुम सभी लोग यहाँ पर वजह जानना चाहते हो कि मैंने तुम सभी लोगों के साथ पार्टनरशिप को खत्म क्यों किया है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मेरा तुम्हारे साथ काम करने को दिल नहीं है। शुई फैमिली वालों की 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ पार्टनरशिप खत्म होने की वजह से अब उनका रुतबा थोड़ा कम हो जाएगा। बॉस किंशान भी वहीं पर होते हैं। हम उन लोगों से कहते हैं ये तो अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ पार्टनरशिप खत्म होगी, लेकिन अब तुम लोग जा सकते हो। जुनजी वापस आने के बारे में सोच रहा होता है। मिस जूजान तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार औरत है, उसने इस बारे में इतनी आसानी से पता लगा लिया कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों के पीछे नहीं हूँ, बल्कि मुझे वहाँ पर से कुछ और भी चाहिए। जुनजी यहाँ पर हमें बताता है कि उस माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियां निकालना इसका असली मकसद नहीं है। जुनजी कहता है मेरा मकसद वहाँ पर एक हिडन ड्रैगन पीक को ढूंढना है। वहाँ पर एक केव है जिसके अंदर बहुत ही स्पेशल ट्रेजर रखा हुआ है, मुझे वो चाहिए। जुनजी कहता है फेंगजी माउंटेन के ऊपर वो केव है, लेकिन मुझे उसकी असली लोकेशन के बारे में नहीं पता। अपनी पिछली लाइफ में मैं एक्सीडेंटली मैं उस जगह पर पहुंच गया था और मुझे नहीं पता कि वहाँ तक कैसे पहुंचना है, लेकिन वो केव वहीं पर है, उसी माउंटेन के ऊपर ही है। फर्स्ट टाइम जब मैं उस केव के अंदर गया था तो वहाँ पर से मुझे एक बुक मिली थी जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल थी। उसी बुक को यूज करते मैंने अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बढ़ाया था। इसके अलावा वहाँ पर एक स्वर्ड भी थी, मुझे वो स्वर्ड चाहिए ताकि मैं अपनी मास्टर स्पिरिट स्वर्ड को डेवलप कर सकूं। जुनजी कहता है लेकिन फिलहाल के लिए अगर मुझे वहाँ पर वो केव मिल भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उस केव के ऊपर जो सील है उसको ओपन कर पाऊंगा। यहाँ पर पहले तो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। वो एक हथौड़ा उठाता है और अपने उस ग्रीन जेड को वहाँ पर रखते हुए उसके ऊपर हथौड़ा मारना स्टार्ट करता है और कहता है मुझे लगता है कि मिस जूजान मुझे इन्वेस्टिगेट करवा रही है, और अगर वो मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो फिर ठीक है, मैं उसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने दूंगा, लेकिन उसे कभी भी मेरा असली मकसद पता नहीं चल सकता। और साथ ही वो उस पत्थर के ऊपर हथौड़ा मार रहा होता है। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है जी आधी रात को यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन यहाँ पर हथौड़े मार रहा है? मेरी नींद खराब कर रहा है। हमारा जुनजी जब उसके ऊपर हथौड़े मारता है तो वो ग्रीन जेड टूट जाता है और उस ग्रीन जेड के अंदर से पर्पल कलर का एक क्रिस्टल निकलता है। जुनजी कहता है ये तो वाकई में एक पॉइजन सोल फ्रेग्रेंस पर्ल है। जुनजी यहाँ पर हमें ये भी बताता है कि जाओ जिंगटियान जिसने पास्ट लाइफ में इसको मारा था, जो कि इसका दोस्त था, वो कहता है उसके पास 5 पॉइजन थे, वैसे ये पर्ल भी उसके पास ही था। अगर उसे इस बारे में पता चल गया कि मेरे पास ये वाला पॉइजन पर्ल है तो वो मुझसे छीन लेगा। हमारा जुनजी जब यहाँ पर दोबारा से जाओ जिंगटियान को याद करता है, वो कहता है तुम तो मेरे दोस्त हुआ करते थे, फिर मैं तुमने मुझे मारा क्यों? मुझे अभी तक इस बारे में समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझे मारा क्यों, और ऊपर से इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा। फिर साथ ही हमारा जुनजी कहता है जबकि मुझे जहाँ पर मेरी दूसरी जिंदगी मिली है तो देखना मैं इस बार तुम्हें दोबारा से ढूंढूंगा और उसके बाद तरह से तुम्हें मारूंगा जिस तरह तुमने मुझे मारा था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।